मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं, प्रूफ के साथ लेके आए हैं हम तो, है ना, प्रूफ के साथ आए हैं हम सब लोग। तो सोर्सेज की बात करें तो 4 अपने पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री में: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, प्लीज लिख ओल्ड। लीजिएगा। मूविंग टू मेडिवल, बुक सबको मालूम है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, इट्स सतीश चंद्रा। हाँ। रशीद यासिन, इनकी एक किताब है, अमेजोन से ली थी मैंने। तो वो उस किताब में काफ़ी सारे दे रखे हैं, मतलब मैप्स बन रखे हैं और उसके बाद उसके मैप डिस्क्रिप्शन देखो, है। आप लोगों को बस इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा शुरुआत से कि भाई सोर्सेज ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करने। मॉडर्न Yes. की भी बुक, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। इट इज़ शेखर बंदोपाध्याय सर्स बुक। बिलीव मी, सर से भी बात हो रही थी बाहर, एक लिमिट से ज़्यादा आपको ज्ञान, कोचिंग इससे उससे नहीं मिलेगा। खुद से लिखते लिखते आंसर अच्छे होंगे और एक दूसरे को दिखाने से। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है पूरी प्रिपरेशन का। वट एवर यूर रीडिंग शुड हैव यूटिलिटी। इफ दैट इज नॉट हैविंग यूटिलिटी देन आप कुछ गलत कर रहे हो। यूपीएससी जिस बुक से क्वेश्चन पूछता है वो बेस्ट बुक होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सच में मटेरियल की थोड़ी प्रॉब्लम है। जो नॉर्मन लोए जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से नॉर्मन लोए की थी, और नॉर्मन लोए में भी अगेन उसमें फुटनोट्स नहीं होते हैं पर उसमें बॉक्सेस होते हैं। जब चैप्टर खत्म होता है तो बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस में से कई बार हिस्टोरियोग्राफी मिलती है। देखो, जितने भी मॉडर्न की बुक लिखी जाती हैं, जितने भी वर्ल्ड की बुक लिखी जाती हैं, ज़्यादातर वो बंगाल की साइड से लिखी जाती है। आंसर राइटिंग जिस फॉर्मेट में करनी है, आपको नोट्स उसी फॉर्मेट में बनाने हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरा यही था कि यार 300 अगर किसी के भी आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते, ऐसा क्या होगा 300 में। एंड बिलीव मी, नन ऑफ अस आर बॉर्न टैलेंटेड और बॉर्न टॉपर्स और एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी ऐसा नहीं होता है, सब लोग करते करते सीखते सीखते गलतियों से सीखते हैं। कि जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हमको सोर्सेज भी लिखने हैं, डेट्स के साथ किसके सोर्सेज क्या थे। क्योंकि यहाँ जनरेशन 25 साल की नहीं होती, यहाँ जनरेशन 3-4 साल की होती है। देखो, मैंने 10 वर्ड रटे हुए थे आर्किटेक्चर में। इंट्रिकेट कार्विंग्स, अब देख के लगता है वाह, क्या होता है इंट्रिकेट कार्विंग, मुझे भी नहीं पता आज तक क्या होता है। वेलकम भी करना जरूरी है, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट, राइट? When we get selected in civil services, it's the next 30 years. Now she has 35 years. Whatever dreams were with her, now she can work upon them. All of us, we want to be of utility to our country, and this is the best stage to start this. So now over to you, a little bit of your introduction. They would like to know about you, and then we'll start with our session. Okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, good afternoon, everyone. And a few of you were there in the morning session as well, right? A brief about me. So, history has been my background as well. I did my 11th, 12th with humanities, and I did my honors in history. That was my graduation subject as well. So, history was a natural choice. The only challenge was there were a lot of voices from everywhere that history is not scoring. Don't take history. You don't get above 250, above 270. इस तरीके की। अच्छा, इंग्लिश या हिंदी? दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। It's है ना, मिक्स। हाँ, बाइलिंगुअल, ओके, गुड। सो तो हाँ, तो मतलब ऐसा चल रहा था कि हिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है। और अभी बात भी हो रही थी सर से बाहर कि जैसे सर के भी बहुत बहुत हाई स्कोर थे ऑप्शनल में और हिस्ट्री में, और श्रुति मैम के आए थे 2021 में 300 प्लस। She also scored 300 सो plus. तो तब ऐसा लगा था कि यार अगर 300 प्लस किसी के भी पॉसिबल है, सो व्हाई नॉट यू। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, अपने जैसे चलते फिरते लोग 300 प्लस लाते हैं, तो इसका मतलब पॉसिबल है। सो आई कंटिन्यू टू हैव हिस्ट्री। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि लिया क्योंकि ये सब्जेक्ट तो था ही। चैलेंज ये था कि कई लोग छोड़ देते हैं हिस्ट्री, ग्रेजुएशन होने के बाद भी छोड़ देते हैं क्योंकि स्कोरिंग नहीं है। सो आई सिक्योर्ड 303 इन हिस्ट्री दिस ईयर, एंड अब तक जितना रिव्यू देखा है उस हिसाब से लगता है शायद ये हाईएस्ट ही है। You are the topper for this year. So Because history. look, in general, the scores in optional were less this year, but still she managed to score more than 300 marks. So broadly, what that tell us, that if you do your work properly, you will get rewarded. And in her case, her whole background from BA, MA, and all the way, she was preparing history optional, right? I was just discussing with her that her journey is also not that easy. When she started preparing for civil services, she had lots of roadblocks. First 3 attempts, which now she can proudly say that, okay, it's a part of the struggle. But initially 3 attempts, they were very difficult, right? Because not able to clear prelims, not able to write mains. It's a very difficult kind of a psychological situation. But she utilized those 3 years fairly well. And her marks in the mains, they tell us the story. That if you use your time,
लाइक मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे कीप ऑन आस्किंग मी, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना. मोटिवेशन तो देखो इसी चीज से आती है, मैं मानता हूँ 100% कि भाई प्रीलिम्स पास होते ही एक अलग मोड लेवल की मोटिवेशन आती है. Absolutely, राइट, ये तो है. बट मान लीजिए इफ यू आर नॉट एबल टू डू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट गिविंग यू फॉर द रेफरेंस पर्पस, तो भी यार अच्छे से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है. अभी हमारा जो लार्जली सेशन है इट्स गोइंग टू बी अराउंड हिस्ट्री ऑप्शनल, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ यू हैव कम फॉर. तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बिकॉज वंस वी स्टार्ट विद आवर फाउंडेशन कोर्स, बाद में मेरे को ये क्वेश्चंस का बार बार आंसर नहीं करने, है ना, कि मार्क्स आते हैं कि नहीं आते हैं, प्रूफ के साथ लेके आए हैं हम लोग, है ना, प्रूफ के साथ आए हैं हम सब लोग. एनीवे, सो फर्स्ट थिंग इज कि जैसे देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सोर्सेज वगैरह क्या यूज किया आपने इनिशियली? तो सोर्सेज की बात करें तो 4 अपने पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री में: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, लिख वर्ल्ड. लीजिएगा. हाँ, आप इनके नोट कर अलावा तो सकते हैं. सोर्सेज बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं. मैं बिल्कुल इलेबोरेट तरीके से किताबें भी बोल रही हूँ, हाँ. तो आप लिख सकते हैं. सो एंशिएंट. अब एंशिएंट में उपिंदर सिंह मैम की जो बुक है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी दी अथॉरिटी, लॉट ऑफ पीपल यूज इट. वो मटेरियल से ज़्यादा मुझे लगता है उसमें बहुत सारी हिस्टोरियोग्राफी ऑलरेडी दे रखी है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट बच जाता है. तो एक वो बुक बहुत अच्छी है. पर क्या है ना, कई लोग जो दूसरे बैकग्राउंड से हिस्ट्री में आते हैं उनको वो बुक बहुत टफ लगती है. सो यू कैन स्टार्ट अ रीडिंग ऑफ R.S. शर्मा, जो ग्रीन बुक है. R.S. शर्मा की एक पूरी रीडिंग लगा लें अगर एंशिएंट के लिए, तो आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी. उसको पढ़ लीजिए, वो किताब भी बहुत अच्छी है. उसके बाद यू कैन स्विच टू उपिंदर मैम्स बुक. तो ये हो गया हिस्ट्री के लिए. अभी बस ये चीज आपको समझ में आई. ओनली हाउ मेनी बुक्स? 2 बुक्स. वन इज एन एनसीईआरटी विच एवरी स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इज स्टडिंग, R.S. शर्मा, हर कोई करता है. और सिर्फ एक ही रेफरेंस बुक है, और रेफरेंस बुक का नाम क्या है? उपिंदर सिंह. ठीक है, आज के बाद अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि और कोई बुक बता दो, और कोई बुक बता, देखो अगर एक बुक भी अच्छे से कर लोगे, एक बुक भी अच्छे से कर लोगे, मार्क्स कितने आ गए? ठीक है, पेपर 1 में शी हैज स्कोर्ड अराउंड 150, आई थिंक 150, शी हैज स्कोर्ड 150 मार्क्स. इट मींस वन बुक इज मोर देन इनफ फॉर एंशिएंट इंडिया, एंड शी हैज गिवन अ वेरी गुड अप्रोच. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल. जैसे अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लासेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का कुछ बेस बन जाए. आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, है ना, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से मैं आया था, तो मैंने भी सबसे पहले आके एनसीईआरटी ही पढ़ी थी. रीजन बीइंग, उस टाइम अगर मुझे कोई बोलता कि ये सीधा पढ़ लो उपिंदर सिंह ना, फिर तो हो गया था काम. तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मुझे एक बेसिक स्टोरी लाइन समझ में आ गई. वंस यू आर डन विद क्रोनोलॉजी, बेसिक थिंग, फिर आप एडवांस बुक पे जाइए, बिकॉज किसी भी टॉपिक के ऊपर पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो चीज़ एग्जैक्टली आपको इस बुक में मिल जाती है. 4 अप्रोचेस हैं हिस्ट्री की, शी कैन वेरी वेल इलेबोरेट ऑन दैट, राइट, बिगिनिंग फ्रॉम द कॉलोनियल स्कूल, नेशनलिस्ट स्कूल, थर्ड इज मार्क्सिस्ट, एंड द फोर्थ वन इज सबल्टन. चारों स्कूल को अच्छे से व्यू पॉइंट के साथ इस बुक के अंदर लिखा गया है. आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक. यस, इट इज बेस्ट. एंड जो सर ने कहा कि रियली बिलीव मी, अगर आप इस बुक को अच्छे से करते हैं, तो जैसे ये बुक के आपके एंशिएंट से लेके अर्ली मेडिवल पीरियड तक 1100 CE तक है, AD तक, तो इतना आप अच्छे से कर लें, तो ये हो सकता है कि आपको PYQ देख के लगे यार ये इसका आंसर इस बुक में नहीं है. अरे आप क्रोनोलॉजी में पढ़ो तो आपको मीनिंग समझ में आ गया है, पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, आंसर आप खुद भी लिख सकते हो. ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे कोई मतलब आपको कोई बुकलेट बना के दे देगा, क्वेश्चन आंसर बुकलेट, वो गाइड बुक जो हम पढ़ते हैं मतलब अर्ली स्टेजेस में, वो गाइड बुक तो मिलेगी नहीं आपको. बुक से क्रोनोलॉजी समझनी है, हिस्टोरियोग्राफी अच्छे से समझ के याद करनी है, और उसके बाद आप कोई भी आंसर कर सकते हो. वो इस बुक से रियली सफिशिएंट है. वाई आई सेड R.S. शर्मा वाज कि दूसरे बैकग्राउंड्स वालों को उपिंदर सिंह बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगती है, वो हिस्ट्री छोड़ देते हैं इस बुक के डर से. तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप R.S. शर्मा एक बार शॉप पे जाते हैं ना, उसका साइज देखेगा तो वापस दूसरे ऑप्शनल की दिखाना, ऑप्शनल ले ले. तो वन ऑफ द रीजन हैज बीन दिस, एंड द वे शी इज एक्सप्लेनिंग इज वेरी नाइस. समझिए इस चीज को, आपको हर किसी का मॉडल आंसर कोई नहीं दे सकता. बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, सर हर क्वेश्चन का आंसर कहीं मिल सकता है क्या? उसके लिए परमात्मा से बात करनी पड़ेगी. ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो देखो आप लोगों को इस चीज पे लगाना पड़ेगा. हर साल कुछ क्वेश्चन नहीं आते, यस और नो. इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए अपने लेवल की इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, लिंकेज करना आना चाहिए पेपर के अंदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पुराने PYQs हैं उनके ऊपर अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहो, ताकि एक अच्छे लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए. तो नया क्वेश्चन भी यार हमेशा जो आता है 100% नया नहीं होता है. मान लीजिए उसका 30, 40, 50% पार्ट नया हो सकता है, 50% वही पुराना PYQ से काम चल जाएगा. तो प्लीज इस एडवाइस को याद रखिए. देखिए
जर्नी लंबी होने का और सक्सेस ना होने का दो बहुत बड़े रीज़न है। पहला, स्टार्टिंग में ही अननेसेसरी सोर्सेज पकड़ के बैठ जाना, दैट्स वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। एंड सेकंड, ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि भाई सबका सब कोई और कराएगा। इन्होंने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे बहुत मेहनत की है, बिकॉज बीए एमए और उसके बाद फिर इनका एक पूरा बैकग्राउंड रहा, 4-5 साल तो आई थिंक यूपीएससी में भी चले गए, राइट? शी स्टार्टेड ड्यूरिंग द कोविड। सॉरी सर, जस्ट अ लिटिल बिट। एमए मेरा भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। एमए हिस्ट्री में ही चल रहा है, अभी जून में खत्म हो जाएगा। तो एमए, ये शायद मैं बताना भूल गई थी पहले, क्योंकि वो डिस्टेंस से मैं कर रही थी, इसलिए आई डिडंट मेंशन इट स्पेशली, बट एमए भी हिस्ट्री में ही चल रहा है। हाँ, नहीं प्लीज मिडिएवल के लिए प्लीज, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर मिडिएवल? सो मूविंग टू medieval, बुक सबको मालूम है, I think all of you know, it's Satish Chandra. So Satish Chandra was for the political part of it, and G.L. Mehta was for cultural, art and cultural part of it. 2 books only. अब सतीश चंद्रा बुक में भी हिस्टोरियोग्राफी हैं थोड़ी बहुत, और जो नहीं है वो आपको ऐसे मिल जाएंगी, जैसे सर के नोट्स भी हैं, और भी आप किसी सोर्स देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत होती है हिस्टोरियोग्राफी की वो मिल जाएंगी। जेएल मेहता में बहुत सारी हिस्टोरियोग्राफी है। जेएल मेहता के फुटनोट्स देखेंगे आप तो दैट बुक इज़ लोडेड विद हिस्टोरियोग्राफी। योर ओनली जॉब इज़ कि जहाँ पे नंबर लिखा है वहाँ आप फुटनोट्स में जाएँ, किसने लिखा है वहाँ लिख लें। मतलब यू गॉट माई पॉइंट। पढ़ते वक्त नंबर आता है, उस फुटनोट में जाएँ, वो देखें कौन सा हिस्टोरियन है, वापस उस जगह के बगल में उस हिस्टोरियन का नाम लिख लें। अब जितनी बार आप उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे उस हिस्टोरियन का नाम आपके सामने 4-5 बार में याद हो जाएगा। यूज़ अ हाईलाइटर फॉर ऑल द हिस्टोरियोग्राफी इन बुक्स, उससे हो जाएगा। सो दिस इज़ वन गुड अप्रोच। एग्जैक्टली। देखिए मिडिएवल में क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अब अगर आप सतीश चंद्रा को देखोगे, सतीश चंद्रा के अंदर सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री थोड़ी सी कम है, लार्जली वो पॉलिटिकल इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। इसीलिए जेएल मेहता की भी 3 वॉल्यूम आती हैं बुक, है ना? हाँ, वो अलग से आती हैं। तो उस इसीलिए मेरा जो अल्टरनेट सोर्स मैं यूज़ करता था व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इज़ द नोट्स ऑफ बीए इग्नू। द नोट्स ऑफ बीए इग्नू इन्हीं सब से बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज शी हैज़ डन दोस फुट नोट्स पार्ट ऑल्सो। हाँ, तो वो बीए इग्नू में वो सारा का सारा लाइन से वैसे ही दिया हुआ है बीए इग्नू के, अगर आप नोट्स देखोगे, ठीक है। एंड आर फाउंडेशन नोट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम एग्जैक्टली दीज सोर्सेज। इसीलिए जो मिडिएवल वाला पार्ट है, या तो सतीश चंद्रा प्लस जेएल मेहता के लिए जाओ, या फिर सतीश चंद्रा का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड देन गो टुवर्ड्स द बीए इग्नू, ठीक है। तो मिडिएवल के लिए ये 2 सोर्सेज हैं, राइट? इससे ज़्यादा आप मत करिएगा। कई लोग और नई नई किताबें भी आ रही हैं और बहुत मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। आप हर दिन आपको फोमो हो रहा है, आप कोई नई बुक लेके आ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, बिलीव मी। और जैसे इसके पहले हमने एक बात की थी, जब जो सर ने बोला था ना कि स्पून फीडिंग नहीं होगी, हर चीज़ का आंसर आपको मिलेगा नहीं, उसी पर मैं ये बात बोलूँगी। PYQs आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मुझसे अगर पूछोगे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हेल्प की थी, आई वुड से PYQ। येट इस बार के पेपर में PYQ से बहुत कम क्वेश्चंस थे। सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी पता थी, आपको बहुत अच्छा मटेरियल दिमाग में था, आपको हिस्टोरियोग्राफी अच्छे से आती, तो आपने आंसर लिख लिया, क्योंकि PYQ किया हुआ है, पैटर्न पता है, इसलिए लिख लिया। पर PYQ से एज इट इज़ क्वेश्चंस आने अब मेरे ख्याल से सभी ऑप्शनल में बंद हो गए हैं। 30-40% आएंगे, उससे ज़्यादा आपको खुद ही करना है। ठीक है, ये बात वो एक्चुअली आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप, ध्यान देखो, शुरुआत से इस तरीके से पढ़ाई करो कि अच्छे मार्क्स लाने की एक पोटेंशियल बन जाए। एंड इट शुड नॉट बी जस्ट क्रैमिंग द फैक्ट्स, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है, ना तो आप उतने अच्छे से पेपर में कनेक्ट कर पाते हो, कोई आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको समझा नहीं पाओगे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? सो ऑलवेज फोकस ऑन द अंडरलाइंग कंसेप्ट्स। और पेपर 1 में देखो, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट एरिया है मैप, राइट? सो मैप के लिए आपने क्या किया, मतलब व्हाट डिड यू फॉलो? मैप के लिए तो आई मेड माई, जैसे मैप के लिए एक तो वो बुक है, नाम मैं भूल गई बुक का, एटलिस नहीं, एस से शायद कोई नाम है, नहीं, रशीद यासिन। हाँ। रशीद यासिन, इनकी एक किताब है, अमेजोन से ली थी मैंने। तो वो उस किताब में काफ़ी सारे दे रखे हैं, मतलब मैप्स बन रखे हैं, और उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन है। अनदर सोर्स वाज सेल्फ स्टडी। हाँ, वो 3-4 सोर्सेज हैं। लार्जली क्या है कि मैप में आपको पीरियड वाइज क्रिएट करने पड़ेंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जैसे पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एक्सेट्रा करके। तो हम लोग भी जहाँ पे नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं उससे। इनफैक्ट वी वर वन ऑफ द पायनियर्स, जब 2000 को स्टोरी भी सुना रहा था कि स्टार्टिंग में क्या था कि नोट्स थे ही नहीं मैप के किसी के पास भी, और एक्यूरेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैप के अंदर। इवन जब हम कोई भी बुक परचेज करते हैं उसके अंदर एक्यूरेसी का एक दिक्कत रहता है, इसीलिए एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर। प्लस
इन्फॉर्मेशन में आप प्लीज एक बार बताइए कि आप 25 वर्ड्स किस तरीके से उसका हाँ, तो देखिए मैप का सिंपल जैसे मैंने बताया, जो जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ये सब हो गई। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, अशोकन एडिक्ट्स, वो सब हो गई। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब सब लिख लिए। एक मैप रहेगा सामने, उसमें वो चीज़ें लोकेटेड रहेंगी। उसके पीछे आप अटैच करेंगे स्टेपल करके A4 शीट्स, जिसमें इन जगहों के नाम नंबर 1 पे जो भी है वो सारे, और 25 वर्ड्स। उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। उन वर्ड्स अगर आपको बुक्स में मिल रहे हैं, जैसे उपेंद्र मैम की बुक में मिल रहे हैं, जैसे भी, तो वहाँ से लिखें, नहीं तो आप गूगल करिए। वहाँ पे कोई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप कोई बहुत ही बढ़िया उसका एक वोकेबलरी रिच 25 वर्ड्स लिखेंगे। बेसिक लिखना है, बताना है। सही अगर आपने मार्क कर दिया, आधे नंबर तो वहीं मिल गए। बच्चे याद है आपको बेसिक जानकारी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट और 2-4 लाइन। जैसे 3-4 पार्ट लिखने होते हैं ना, एक ज्योग्राफिकल एक ज्योग्राफी, अब वही मैं वो सब तो आपको गूगल से मिल जाएगा। उसमें आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, ज्योग्राफी में कौन से ईरा की है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वहाँ से, यही लिखना है। देखो ये तीन चीज अगर अच्छे से हो गई, मैप प्लस एंशिएंट प्लस मिडिएवल वाला पार्ट, तो आप इजीली, लाइक शी हैज स्कोर्ड 150। देखो 150 एक बेंचमार्क होता है किसी भी पेपर के अंदर। 150 आगे मतलब यू आर लिटरली द गॉड ऑफ दैट पार्ट, है ना। 150 की फीलिंग वही आती है। देखो 21 में व्हेन श्रुति गॉट रैंक 1, एग्जैक्टली द सेम फीलिंग वाज बीन, बिकॉज एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, मुझे अच्छा लगता है जब लोग उसको क्रॉस करते हैं। एक टाइम पे यूपीएससी थोड़ा सा और रिवॉर्ड किया करता था, ठीक है। जैसे मेरे उस टाइम 168 आए थे पेपर 1 के अंदर, सो उस टाइम रिवॉर्ड ज़्यादा था। आज 168 इज प्रोबेबली इक्वल टू 150, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूपीएससी रिवॉर्ड कर रहा है। तो द स्ट्रेटजी ऑफ टॉपर्स लगभग आसपास ही रहती है, चीज़ें वही हैं। आप लोगों को बस इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा शुरुआत से कि भाई सोर्सेज ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करने हैं, PYQ सॉल्व करने, लाइक शी इज सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। पेपर 1 का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, एनी डाउट। आपको कुछ भी लग रहा हो कि एंशिएंट में कुछ और, मिडिएवल में, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, एनी इनसिक्योरिटी फ्रॉम योर साइड। हाँ जी। आप मैप की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली, या पूरे एंशेंट की कर रहे हो? मैप की कर रहे हो? हाँ, तो मैप में तो ऐसा है कि जब आप बनाएंगे और वहाँ पे आपको एक हिंट दिया रहता है, जैसे 3 साइड्स हैं, वो आईहोल, बादामी, वो सब एकदम लगी लगी हैं, और वो तीनों साथ में रहते हैं, ट्रायंगल रहता है। ये ट्रायंगल रहता है। तो अब इसमें अगर मुझे लगता है कि कोई इसकी जगह ये लिख दे तो उतना वो माइंड नहीं करते होंगे। अगर आपने बिल्कुल ही नाम अलग लिख दिया तो करते होंगे, उतना चलता होगा। पर फिर भी आप थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट्स वाले मैप लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। तो और आप जैसे कह रहे हो कि एंशिएंट इतनी वास्ट है, अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो इसी के लिए हम अभी आगे चलेंगे, नोट मेकिंग पे बात करेंगे। तो बाकी एंशिएंट कैसे टैकल करनी है, आपने वैसे इस बार 2 क्वेश्चन कहाँ से किए थे, एंशिएंट और मिडिएवल? 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे ना, अरे टोटल। अच्छा, हाँ हाँ, तो किससे अटेम्प्ट किया था आपने इस बार? पेपर देखना होगा। मेरे ख्याल से एंशिएंट से ज़्यादा किया था। एक्चुअली एंशिएंट से 2 किया था, मेडिवल से 1 किया था, एज फार एज लार्जली क्या रहता है, यही एक ट्रेंड चलता रहता है टॉपर्स का कि 2 एंशिएंट से करते हैं। Ancient से ही शायद 2 एंशिएंट किया इज था। मोर कंसेप्चुअल। वही एंशिएंट याद भी नहीं रहती, इसी वजह से थोड़ा कम याद रहती है। मेडिवल याद भी हो जाती है अगर याद नहीं रहे, जैसे मेरे को जितना याद है मैंने एंशिएंट से 2 किए थे, मेडिवल से 1 किया था। उसका रीज़न ये था कि एंशिएंट से, और रियली आप पेपर देखो ना, तो एंशिएंट से हार्डली कोई क्वेश्चन PYQ से था, लेकिन एंशिएंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था कि उस दौरान, जैसे एक क्वेश्चन गिल्ड्स वगैरह के ऊपर आया था, वो क्वेश्चन काफ़ी अनकन्वेंशनल था, पर मैंने गिल्ड्स वाला टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ा था कि मुझे उस पूरे के अंदर, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये अटेम्प्ट करूंगी तो मैं वो चीज़ें लिख पाऊंगी जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे, तो उनको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा तो वो नंबर देंगे, ऐसा। तो आपको बस कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। एक आध कोई हिस्टोरियोग्राफी, हर क्वेश्चन में बॉम्बार्ड करने की जरूरत नहीं है। एक आध कोई हिस्टोरियोग्राफी फैक्ट्स अच्छे अच्छे याद हैं तो वो लिख दीजिए, वही आपके आंसर को यूनिक बनाएगा। ओके। एनीवन एल्स? मैम, जो आर्ट और कल्चर का जो पोर्शन रहता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज जाती है, मतलब केव्स के नाम याद रखने में, टेम्पल्स के नाम याद रखने में, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? मेमोराइजिंग तो करते करते ही आएगी। अगर जैसे प्रॉब्लम होती है तो मेरी थोड़ी सी फ़नी और अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी थी कि मुझे फैक्ट्स, जैसे जहाँ पे मैं बोलती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, हमारा व्हाट्सएप में खुद के नाम का एक हम बना लेते हैं ना, जिसमें अपना जो सारा मटेरियल जो भी भरना है, PDF वो सब भरते हैं। तो वो जो मेरा था उसमें मैं वॉइस करती थी अपनी आवाज़ में, जो भी मुझे याद नहीं हो रहा उसको 5-6 बार, मतलब जैसे टेम्पल्स के नाम में, या एंशिएंट इंडिया में तो बहुत सारा था ऐसा कुछ, जो याद नहीं हो रहा उसको बोलती थी। भले लैपटॉप से देख के रीड करते करते यहाँ खोल रखा है वो बोल दिया, अब एक बार बोल दिया वहाँ प्रिजर्व हो गया, दिन में 1-2 बार जब भी याद आया उसको चला के सुन लिया, मुझे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स याद हो गए ये प्रैक्टिस कर करके। तो ट्राई कर सकते हो आप लोग अगर किसी को सूट करे तो। नहीं, वही प्रॉब्लम है, बाकी कोई तो, मतलब बाकी कोई हिस्ट्री के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बट वही आर्ट और कल्चर का वही पोर्शन। तो आर्ट एंड कल्चर और जैसे ये सब थे ना,
पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट, हाँ। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि याद नहीं हो रहे थे, जो phases के अंदर आते phases जो हाँ, दो तीन वही। फेजेस में वो वॉर्स हुए, तो मैंने वही वॉइस मैसेज स्टार्ट करके लैपटॉप से पढ़ते पढ़ते, वो लैपटॉप में कुछ डेटा है कुछ किताबों में, पूरा पढ़ते पढ़ते उसको रीड आउट कर दिया, वॉइस में सब आ गया, 1-2 मिनट में पूरा हो गया। अब उसको आई वुड लिसन टू वेन एवर वाइल मे बी ट्रैवलिंग, ईटिंग, उसको मैंने चला दिया। अपनी आवाज़ में सुनने में इतना बोरिंग भी नहीं लगता हमको ठीक है, अपनी आवाज़ है। दैट्स अ गुड अप्रोच एक्चुअली। देखो I did that a lot हर for टॉपर यही करता है। memorizing. मैं भी अपने ग्रुप बना के बैठा रहता था, ठीक है ना, उसमें सिर्फ मेंबर कितना है 1 प्रिपेयर खुद ही कर अकेले रहे रहते हो आप, हैं, हाँ। दैट्स ऑल यू हैव। सो नेचुरली आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बना लीजिए, एक एंशिएंट के लिए एक मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड अपने हिसाब से, और फिर उसके अंदर ही डालते जाइए ताकि एक जगह कैटेगराइज हो जाए, बाद में कभी रिवीजन भी करना हो तो यू कैन ईजिली गो बैक टू दैट, ठीक है। रिवीजन, हाँ, मैंने उससे रिवाइज भी किया। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर, जैसे मैं उस वक्त पुणे में थी तो मेंस तो मुंबई में था, मेंस का सेंटर, तो हम जब वहाँ रुके थे, अगले दिन ऑप्शनल का पेपर था, आई वाज इन मुंबई, पूरी शाम मैंने अपने ऑडियो नोट सुने पिछले 1-2 महीने की प्रिपरेशन, और कुछ पढ़ने का जी नहीं कर रहा था, मतलब जी घबराता एक दिन पहले ऑप्शनल के, तो आई वॉज ओनली लिसनिंग टू माई वॉइस नोट्स, और स्पेशली एंशिएंट में मैंने रियली उनको प्रोड्यूस किया वहाँ पे फैक्ट्स के साथ, जो कि मुझे लगता है रिवॉर्डिंग रहा होगा पेपर 1 में, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा हिस्टोरियोग्राफी भी क्या लिखोगे अगर कोई चीज़ डिबेटेबल नहीं है तो। सो इट्स बेटर यू पुट यूनिक फैक्ट्स, यू पुट डेट्स, तो वो आपके आंसर को यूनिक बनाएगा। प्लीज पेपर 2 के लिए स्टार्ट करें। सो यस यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज। Ma'am, as you have said, for medieval history sources is G.L. Mehta and Satish Chandra, as history is already very bulky, and we don't understand in the starting phase that which portion we have to skip and what to read in these sources. Like whole book is not necessary to read, and what to skip and what to read in the starting phase we don't understand. ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे, वो एग्जैक्टली नोट मेकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो सिलेबस ही बनानी है, टू बी प्रिसाइज मैं भी बोल देती हूँ, लास्ट में नोट मेकिंग हमने भी टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर रखा है ना, जिस बुक में जो पढ़ना है उसकी पीडीएफ बना के डाली हुई है, तो आप लोगों के साथ ना वो शेयर कर देंगे कि भाई इसके अंदर ये पढ़े। सपोज इवन इन उपेंद्र सिंह 35% बुक जो है ना वो काम की है, बाकी 65% पर रिसर्च ही रिसर्च दी हुई है। लाइक सपोज मोहनजोदड़ो के ऊपर पूरा 1 पेज है, अब आपको एक शॉर्ट नोट लिखना तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो आपको उसी तरीके से उसको स्किम करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू डिफरेंशिएट रेलिवेंट फ्रॉम द इररेलिवेंट, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में चलो दोनों चीज़ रेलिवेंट है, एग्जाम के लिए आपको करना पड़ता है, तो हम आपको वो पूरा पेपर 1 पेपर 2 के बता देंगे, वो हम आपको दे देंगे, तो आपको वो अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी एक तो पड़ेगी। आपको वो भी मिल जाएगा। और चलो अगर बात कर रहे हैं तो हम एक बार पेपर 2 स्टार्ट करने से पहले ज़रा सा 1 मिनट नोट मेकिंग की बात कर लेते हैं। तो नोट मेकिंग का तरीका ये भी आप प्लीज़ नोट कर लेना, इस पूरे में से आपको जो भी मिले, नोट मेकिंग शुड बी एग्जैक्टली टॉपिक वाइज, एज फार एज पॉसिबल A4 शीट्स आर विल बी द बेस्ट। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं लिख दूंगी अभी यहाँ कहीं, तो उसमें भी मैं आई कीप गिविंग अभी तक किया नहीं है, 25th के बाद प्रीलिम्स जैसी होता है, आई सेंड ऑल द हिस्ट्री ऑप्शनल नोट्स ऑल्सो। तो उसमें ऐसा है कि नोट्स में जो भी आपके सिलेबस बहुत अच्छा बाइफरकेटेड है, लगता है कि बहुत बड़ा है, बट बेसिकली इट इज़ सो सिंप्लीफाइड दैट इफ़ यू हैव अ 1 और 2 पेज नोट ऑन एवरी टॉपिक ऑफ दैट, तो जो चीज़ मैं बात कर रही हूँ ना कि कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग ये वो सब अपने आप हो जाएगी। राइट द हेडिंग, जो भी आपकी हेडिंग है उसकी फ्रंट एंड बैक A4 का 2 साइड्स रेडी कर लें, उस पर एक पेपर उसमें एक्स्ट्रा लगा दें कि अगर बाद में कुछ याद आए तो वहाँ लिख सकते हैं, या फिर बस फ्रंट भरें बैक उसके लिए छोड़ दें, ऐसा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स मेरे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीटली A4 में थी, बाकी कुछ में कॉपी और A4 का मिक्स था, बट मोस्टली आई हैड नोट फॉर एवरी सिंगल टॉपिक। तो रूल नंबर 1, एवरी सिंगल टॉपिक शुड हैव नोट्स, ठीक है। सेकंड, नोट्स में एक तो हो गया अपने जो रेफरेंस बुक से बना रहे हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड एक आध कोई फेमस हिस्टोरियन का नाम लिख लें, अगर वहाँ याद नहीं आता है कोई बात नहीं, बट मोस्टली टॉपिक से लिख लें। थर्ड, डेट्स, जब आप नोट बनाना स्टार्ट करें तो डेट से ही स्टार्ट करें। अब अगर आपके नोट्स इतने ऑर्गेनाइज रहेंगे कि डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आंसर में अपने आप प्रोड्यूस होगा। हम जिस ईरा की बात करें वो ईरा ये था, इस समय स्टार्ट हुआ, इसके पहले ये शासक रूलर, इसके बाद ये रूलर, ऐसे करके आप वो स्टार्ट करेंगे। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट आ जाता है कुछ जगह, अगर लोकेशन है, कोई और फैक्ट्स है, उस समय कुछ और इंपॉर्टेंट हुआ है, वो ऐड कर। दिस इज़ योर वैल्यू एडिशन, दिस विल कम ग्रेजुअली। जब आप स्टार्ट करते हैं तब सिर्फ हेडिंग, थोड़ा सा आपका क्रोनोलॉजी और नोट्स, धीरे से वैल्यू एडिशन उसमें करेंगे। जैसे तभी अभी हम लोग एनसीईआरटी में यही सिखा रहे हैं कि भाई टॉपिक क्या है, टाइम पीरियड क्या है, और कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एनालिसिस का टाइम आता है, ठीक है ना। वो देखो धीरे धीरे करके सीख जाओगे, बिकॉज शी विल ऑल्सो बी गिविंग यू टिप्स इन अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो वो भी आप बाद में एक बार बता देंगे क्या नाम है उसका,
and you can become part और of it. कंक्लूजन भी, जैसे इंट्रोडक्शन तो बेस्ट है, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन विल बी योर टाइम पीरियड. अभी बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट होता है ये, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. कोट्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं. स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन शुड बी क्रोनोलॉजी, इट्स वेरी गुड. कंक्लूजन शुड बी व्हाट फॉलोड अप, अगेन क्रोनोलॉजी. तो क्रोनोलॉजी अच्छे से याद हो गई तो उसका ये फायदा है. इंट्रो कंक्लूजन तो आपके रेडी हैं सब चीज़ों के, ठीक है. सो दिस इज मोर और लेस अबाउट नोट्स. चले आगे पेपर 2 का बात करें. ठीक है. सो पेपर 2 इज रिलेटिवली द इजियर पार्ट विच एवरी स्टूडेंट थिंक कि हाँ ये तो आता है मेरे को, राइट. मॉडर्न इंडिया. ना मॉडर्न इंडिया इट लुक्स वेरी सिंपल, बट राइटिंग आंसर्स इन मॉडर्न इंडिया आई थिंक प्रोबब्ली इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शन. एनीवे प्लीज आप सोर्सेज एक बार बता दीजिए. So, modern Yes, की भी modern. book, I think it is very very clear. It is Shekhar Bandyopadhyay sir's book, and actually the book is good not only in terms of its coverage but historiography. So it is bombarded with historiography. और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि उसको कम कैसे करें, इतनी ज़्यादा historiography इस बुक में. नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग कि इसको इससे भी सप्लीमेंट करें, उससे भी, बिपिन चंद्रा बुक इज़ ऑल्सो वेरी गुड और मैंने अपने कॉलेज वगैरह में भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी कि कितना पढ़ोगे, मतलब वही अच्छे से कर लो, बहुत है. कोई टॉपिक अगेन कि जो किसी ने सवाल पूछा था कि अगर कैसे समझ में आएगा कि क्या किसके नोट्स बनाने हैं किसके नहीं, तो अब जैसे कोई टॉपिक है जो कि शेखर बंदोपाध्याय बुक में आपको नहीं मिल रहा है, तो यू कैन रेफर टू बिपिन चंद्रा मे बी फॉर 1 or 2 टॉपिक्स लाइक दैट. लेकिन दोनों किताबों से हर टॉपिक कर रहे हैं तो फिर तो पूरा 2-3 साल तक नोट्स ही बनते रहेंगे, इसलिए वो नहीं करना है. शेखर बंदोपाध्याय 1 बुक ही उठाएं, उसके अगेन जहाँ नंबर रहता है गो टू फुट नोट्स. मैंने यही किया था, फुट नोट्स देखे थे, हिस्टोरियन का नाम था, वापस बुक में आकर के वहीं पे लिख लिया था. अब जब फाइनल नोट्स बनाए थे तो उनको प्रोड्यूस किया था, बट एक बार के लिए बुक में लिख के हाईलाइट कर दिया तो वो नाम कई बार पढ़ने में आता है, तो आपको याद हो जाता है ये आर्ग्यूमेंट के साथ. जैसे सुमित सरकार सर, इनके आर्ग्यूमेंट्स शेखर बंदोपाध्याय वाली बुक में हैं, तो इनकी बुक अलग से क्यों पढ़ें. एग्जैक्टली. उनकी एक अलग से रेड कलर की बुक आती है मॉडर्न इंडिया, कॉलेज में रेफर की थी वो. मॉडर्न इंडिया, लेकिन उनके सारे व्यू पॉइंट शेखर बंदोपाध्याय के अंदर दिए हुए हैं. शेखर बंदोपाध्याय के साथ एक ही बहुत बड़ी दिक्कत आती है दैट यू हैव टू इंश्योर कि जो रेलिवेंट डिबेट्स हैं उन्हीं के ऊपर आप ध्यान दें. वही वो बुक इतनी बॉम्बार्डेड है विद फैक्ट्स. यस प्लीज कंटिन्यू. हाँ, तो यही वो बुक में एक्चुअली आपको ये देखना है कि वेयर टू स्टॉप. उस बुक के बाद और कुछ नहीं बचता है, तो बहुत सारे डिबेट्स हैं जो कि उसमें नहीं है. अब कैसे उसको समझ में आएगा कि वो नहीं करनी है. अगेन सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो वाले, उससे रिलेटेड कुछ डिबेट है. आप मेंटरशिप की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस पे बनाए कि नहीं, आप पूछ सकते हैं किसी से कि इसके रेलिवेंट हैं कि नहीं. बट अदरवाइज आपको टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि इसके बारे में डिबेट लिखनी है कि नहीं. फिर क्या होता है ना, नोट्स थोड़े कंसाइज भी होने चाहिए. जैसे अगर बहुत लंबे लिखें तो अगली बार जब बना रहे हैं तो उसको बहुत शॉर्ट में लिख लें, तो उससे आपको रिवीजन में आसानी होती है. तो दिस इज अबाउट मॉडर्न. एनी अदर बुक यू रेफर्ड लाइक फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक? पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्रा की एक बुक थी. मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंस वेरी ऑनेस्टली ज़्यादा टाइम नहीं मिला था पढ़ने का. तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेरे पास यहाँ ओनली IAS में महेंद्र सर हैं, तो मुझे ऐसा, मैं बहुत रेडी थी हिस्ट्री के लिए. आई वॉज रेडी विद माई मटीरियल एंड एवरीथिंग. मुझे बस ये था कि मैं जो आंसर्स लिख के दिखाऊँ कोई जाँच दे. तो महेंद्र सर ने, मतलब ऐसे नंबर वगैरह नहीं दिए, पर यही ओनली IAS की हैं वो, तो उन्होंने बस मेरी कॉपीज़ देख ली और बोले कि आपके आंसर्स बहुत अच्छे हैं. तो और जहाँ गलती थी उन्होंने बता दी कि आप यहाँ कॉम्प्रिहेंड गलत कर रहे हो, आप यहाँ ऐसा, कुछ क्वेश्चंस थे कि मैंने सही से पढ़ा नहीं तो आंसर कुछ अलग लिख दिया. तो इन सब चीज़ों की ज़रूर हेल्प हुई थी उनसे कि कॉपी उन्होंने जांच दी, तो आई गॉट दैट वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर. बट अदरवाइज कोई भी, वो तो यार ठीक है, जिसने भी पेपर लिखा है कोई भी आपके चेक कर देगा, नहीं तो आप लोग आपस में भी ग्रुप बना सकते हो. आप सब हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हो तो एक दूसरे की कॉपी जांच सकते हो. बिलीव मी, सर से भी बात हो रही थी बाहर, एक लिमिट से ज़्यादा आपको ज्ञान, कोचिंग इससे उससे नहीं मिलेगा. खुद से लिखते लिखते आंसर अच्छे होंगे और एक दूसरे को दिखाने से होंगे. हमारा एक अच्छा हेल्दी ग्रुप होगा. अगर मान लीजिए अगर आप 2-3 लोगों का ग्रुप बनाते हो बहुत हेल्प करता है. लाइक इन माई केस व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, तो हम 2-3 लोगों का ग्रुप था. ऑल ऑफ अस स्कोर्ड मोर देन 280-290 मार्क्स इन द एंड. सो व्हाट मैटर्स अ लॉट इस, क्योंकि देखो किसी भी मेंटर के पास जाओगे उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है ना. लेकिन जब आपको खुद का एक इंटरनल ग्रुप सॉलिड हो तो आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा बन जाता है. तो अगर आप चाहो तो वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हो. रेस्ट वी आर हेयर ऑल द टाइम, डोंट वरी अबाउट इट कि मेंटरशिप में कोई कमी नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है. और जिससे आप सर पूछ रहे थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए वही बिपिन चंद्रा की एक बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और एक था इंडिया टिल इंडियन नेशनल मूवमेंट. मतलब एक पहले वाली है, उसको मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए रेफर किया था. जैसे INC, फॉर्मेशन ऑफ INC 1885 उस टाइम के लिए किया था, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, वो सब. वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आई रिलाइड ऑन दैट बुक, बट दैट बुक इज दिस बिग, आई थिंक बिगर देन दी प्री इंडिपेंडेंस वन. तो बहुत सिलेक्टिव रहना है.
अगेन उस बुक में एक और चीज़ मैंने की थी, सॉरी उस बुक में नहीं, उस पार्ट के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस आई रेफर टू इंटरनेट। आई मीन अब बोल सकते हैं क्योंकि अब हो गया, उस वक्त थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अब जैसे आपके पास किसी की चीज़ के लिए मटेरियल भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो एटलीस्ट इंटरनेट पे वो टॉपिक टाइप करो, 5 6 8 10 आर्टिकल्स पढ़ो, आपको समझ में आ गया वो क्या है, उसमें लिख दो। अगर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हिस्टोरियोग्राफी आपके नहीं होगी। लाइफ थोड़ी और आसान भी होगी, जनरेटिव है आ गया है ना थोड़ी आसान होगी, I did लेकिन not refer to it, ध्यान लेकिन- रखना चैट जीपीटी में गलती ज़्यादा होती है इसलिए I did हिस्ट्री not एज अ refer to it. सब्जेक्ट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड आर्टिकल्स देन गो फॉर चैट जीपीटी। वो बाद में आके नहीं, वो बाद में जब पूछोगे ना भाई गलत क्यों बताओगे, सॉरी है ना, वो लिखा होता है नीचे। इसलिए I did not trust. प्लीज वेरीफाई द फैक्ट्स। तो हिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत रहता है जनरेटिव है में, थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए या तो बुक स्टैंडर्ड बुक से जाओ या फिर एटलीस्ट 2-3 आर्टिकल। हाँ, कई बार क्या होता है 2-3 वेबसाइट ने एक ने दूसरे से कॉपी कर लिया होता है आर्टिकल, तो 2-3 वेबसाइट भी कई बार ये चीज़ें नहीं कर पाती, तो उसको मतलब एक वैलिडिटी जरूर एक जगह से कंफर्म करनी, कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ो, ठीक है ना, तो वो उतनी ग्रॉस इसलिए नहीं होनी चाहिए। इनके साथ मैं बस एक छोटा सा एडिशन करना चाहता हूँ। आई यूज टू रीड बुक BL ग्रोवर ऑल्सो, ठीक है, तो BL ग्रोवर अलका मेहता की बुक आती है बहुत अच्छी, ठीक है ना। दैट बुक इज इम्पॉर्टेंट ओनली इन प्री 1857 पार्ट। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस वाला पार्ट है, द फाइट्स दैट दे आर हैविंग, वो पार्ट ना थोड़ा सा इसके अंदर मिसिंग है। इसके अंदर इतना इलेबोरेट करके नहीं दिया हो प्लासी टू पार्टीशन के अंदर, तो उसको अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करना है तो BL ग्रोवर का जो फर्स्ट हाफ है, इनिशियल 10-15 चैप्टर्स, दे आर वेरी वेरी गुड, तो चाहो तो उससे सप्लीमेंट कर सकते हो। अब मुझे एक चीज़ और याद आ गई सर के उससे कि हाँ कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कि शेखर बंदोपाध्याय बुक में नहीं थे। सो देर आई रेफर टू 2 थिंग्स फॉर दैट। वन वाज PYQ, सॉल्व PYQ। अब सॉल्व PYQ बहुत जगह अवेलेबल है, आई वोंट नेम एनी ऑफ देम, बट आप कोई सा भी कुछ उठा सकते हो और मोस्टली ऑल ऑफ देम आर गुड। तो क्या सॉल्व PYQ से आपको मटेरियल तो मिल गया ना, डोंट लुक अगेन, जैसे मैंने प्रीलिम्स में जो बात बोली थी अभी बताते हुए कि डोंट लुक एट दैट एज अ टेस्ट, मतलब PYQs को, बट लुक एट दैट एज स्टडी मटेरियल। तो जो भी उसमें दिया है उनको आप नोट्स बनाएं, उसके PYQ के जो सॉल्व आंसर्स होते हैं उनके नोट्स बनाएं, उससे एक बहुत हेल्प हुई थी। दूसरा सेकेंड थिंग वो स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमको लगता है कि कोई छू भी कैसे सकता है इसको यार, ऑप्शनल के लिए, मेंस के लिए भी कैसे पढ़ सकता है, तो प्री की है, बट इट डिड हेल्प इन द सेंस जो उसमें बॉक्सेस होते हैं ना, ग्रे बॉक्सेस, उसमें कई बार कोटेशंस होते थे, तो वो कोटेशंस को आई एक्चुअली यूज्ड इन माय एक्चुअल पेपर ऑल्सो। जैसे उसमें कई जगह था अराइवल ऑफ द यूरोपियंस में, फिर जो हमारे सारे एक्ट्स थे, एक्ट ऑफ 1858 या फिर 1991, 1909, 1919, इन सब में बहुत सारे कोटेशंस थे अपने फ्रीडम फाइटर्स के, तो आई कोटेड देम इन एक्चुअल पेपर ऑल्सो जो भी आया था। तो ये आप, दिस इज अ स्मार्ट यूज ऑफ वट एवर मटीरियल यू ऑलरेडी हैव। वो सारे कोटेशंस जो हैं वो BL ग्रोवर के ही हैं। ठीक है, आई डिड नॉट रेफर टू BL ग्रोवर, इसलिए मेरे को मालूम नहीं था, एक्चुअली बट BL हाँ ग्रोवर कुछ इज द भी। ओरिजिनल बुक, उसी के कोट्स जो हैं स्पेक्ट्रम में बहुत जगह कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो इसलिए मैं तो सबको ये बोलता हूँ BL ग्रोवर फर्स्ट सोर्स पकड़ लो, है ना, समझते हो ना, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। तो वो प्राइमरी सोर्स है, बट शी डिड द स्मार्ट वर्क। आप जो भी पढ़ रहे हो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट अगर आउटकम लेके आ सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको यार एग्जाम में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है पूरी प्रिपरेशन का। वट एवर योर रीडिंग शुड हैव यूटिलिटी, इफ दैट इज नॉट हैविंग यूटिलिटी देन आप कुछ गलत कर रहे हो, या तो आप सोर्स गलत कर रहे हो या फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ लकुनाज है जिससे कि रिजल्ट आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट की बात करें। कोई डाउट विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न किसी को? प्लीज द लास्ट पार्ट आपको। प्लीज मैम, डेट्स का काफ़ी इशू रहता है, वो डेट्स कैसे याद करें? डेट्स का ना, वही जो मैंने बताया अभी इनको कि आप वही, मैं तो वैसे करती थी। अब डेट्स का बहुत पर्सनल है, कई लोगों का रट्टाफिकेशन स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, वैसे मेरी भी ठीक थी, आई वोंट डिनाई दैट, पर फिर भी जिनमें मुझे दिक्कत होती थी मैं उसको वही अपना खुद की आवाज़ में पर्सनल चैट में वॉइस मैसेज भेज देती थी और उसको कई बार सुनती थी, तो रिविजन हो गया। आपने बोला सिर्फ एक बार पर सुना इतनी बार कि रिविजन हो गया। तो मैंने तो वैसे डेट्स, क्रोनोलॉजी, फैक्ट्स सब कुछ वैसे ही याद किया, हिस्ट्री स्पेशली एंशिएंट। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लो टॉपिक के अंदर तो अच्छा लगता है। मतलब देखो, सिर्फ फैक्ट्स याद करना मुश्किल हो जाता है, बट नेचुरली आंसर राइटिंग के लिए आपको थोड़े फैक्ट्स तो चाहिए होंगे 100%। तो जब भी आप पढ़ाई करो तो उस चीज़ को इंटीग्रेट करके चलो शुरुआत से। एज यू रेफर कि BA इग्नू की भी कर सकते हैं, आई एम परसुइंग BA इग्नू फ्रॉम हिस्ट्री ऑनर्स, बहुत ज़्यादा, बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो अगर बुक ही करने जाएंगे तो पूरे साल बुक ही करते हैं, क्योंकि 10 बुक हैं और काफ़ी बल्कि इस बुक हैं, तो उसको कैसे फिर यूटिलाइज करें इस सिलेबस कंसेप्ट? देखें। देखिए, हाँ, दैट्स द एक्यूरेट आंसर।
बीए इग्नू को सिर्फ मिडिएवल के लिए यूज करना है, बाकी के लिए यूटिलाइज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? और मेडिएवल की भी 10 बुक हैं उसकी। अरे 10 बुक नहीं है भाई। तुमने पता नहीं कौन सी बुक, 2 बुक हैं, 2 ही नहीं वॉल्यूम है एक्चुअल में, तो 752 मैं फ्रॉम बता दूंगा कौन सी 1857 तक करनी की। है। आई विल गिव यू द लिस्ट, एग्जैक्टली उसका नाम दे देंगे। वॉल्यूम होती है ना, हर इग्नू के मटेरियल के आगे वॉल्यूम लिखी होती है, कौन सी वॉल्यूम। वी विल गिव इट टू यू स्पेसिफिकली कौन सा वाला पार्ट है, वो हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। बट उसको आप सिर्फ मिडिएवल के लिए यूज करना। देखो इग्नू का जो मटेरियल बनता है बहुत रिसर्च करके बनता है, बहुत सारी बुक्स को यूज कर करके वो फाइनली एक कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए वो बहुत होलिस्टिक होता है मैनी ऑफ द सेंस। इनफैक्ट आप उपिंदर सिंह बुक देखेंगे और बीए इग्नू का मटेरियल देखेंगे फॉर एंशियंट, क्योंकि मैंने 5-6 साल लगाए हैं, सारी गलतियां कर चुका हूँ मैं जो मैं चाहता नहीं कि आप सब लोग करें अब, बिकॉज वो आपका टाइम इंक्रीज करता चला जाएगा एंड यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उससे अच्छा होता है एक ही सोर्स से बार बार आप पढ़ लेते। इसलिए मैं देखो हम क्लियर क्यों कर रहे हैं बार बार, वी टू आर स्टैंडिंग है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि भाई जो स्ट्रेटजी 7-8 साल पहले चल रही थी वो स्ट्रेटजी आज भी चल रही है, वही सोर्सेज हम लेके चल रहे हैं। तरीका हाँ लिखने का हो सकता है थोड़ा 10-15% उन्होंने अपना एक अलग इनोवेशन पक्का बनाया होगा, लेकिन तैयारी करने के लिए जिन सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो मोर और लेस फिक्स्ड है आज भी। यूपीएससी जिस बुक से क्वेश्चन पूछता है वो बेस्ट बुक होती है, हमारे लिए तो वही बेस्ट बुक है ना भाई, जिससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम क्यों चेंज करें जब सबका सब वहीं से आ ही रहा है, तो वाई शुड वी चेंज इट, ठीक है। सो प्लीज वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री तो सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक आपके पास होगी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सच में मटेरियल की थोड़ी प्रॉब्लम है। जो नॉर्मन लोए जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से नॉर्मन लोए की थी, और नॉर्मन लोए में भी अगेन उसमें फुटनोट्स नहीं होते हैं पर उसमें बॉक्सेस होते हैं। जब चैप्टर खत्म होता है तो बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस में से कई बार हिस्टोरियोग्राफी मिलती है। सो नॉर्मन लोए इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक। अब मुझे अब नहीं पता कि अब कितने लोग रेफर करते हैं, पहले तो बहुत करते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर इट्स अ वेरी गुड बुक। फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के लास्ट तक तो नॉर्मन लोए इट वाज, ठीक है। और उसके पहले मैंने आई यूज माई ओन ग्रेजुएशन नोट्स विच आई विल शेयर विद यू ऑल ऑन माई टेलीग्राम। बट अगर आप कोई बुक चाहते हो तो सर बताएंगे। तो स्टार्टिंग से क्या मतलब लगभग जहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन, तो ये पूरा मेरे ग्रेजुएशन में सब था, सब कुछ, क्योंकि आई डिड हिस्ट्री ऑनर्स, बी हिस्ट्री ऑनर्स, तो इसलिए मैंने सब कुछ वहीं से उठाया। वो बहुत ही इतना एक्सटेंसिव था कि मुझे छांटना पड़ा यहाँ के लिए, तो वो नोट्स बनाए, जिससे श्रुति मैम के भी नोट्स कुछ चीज़ों में रेफ़र किए जहाँ पे मेरे डेफिशिएंट थे, ऐसे करके मिला जुला करके बनाए थे। तो मैं अपने आपके साथ शेयर कर दूंगी उसके, वो प्लस नॉर्मन लोए डिड माई वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, एग्जैक्ट बुक वो स्टार्टिंग वाले पार्ट के लिए आपको सही देखो बताएंगे। एलन मुखर्जी की 3 वॉल्यूम्स आती हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम्स हैं, उनको पढ़ के इंसान को लगता है पता नहीं कब होगा, इसलिए एक शॉर्टकट बुक है, दैट इज रंजन चक्रवर्ती। नाउ देखो जितने भी मॉडर्न की बुक लिखी जाती हैं, जितने भी वर्ल्ड की बुक लिखी जाती हैं, ज़्यादातर वो बंगाल की साइड से लिखी जाती है ठीक है ना, क्योंकि हर एजुकेशन इज ऑल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ कोलकाता। माई 11th 12th एंड ग्रेजुएशन BA ऑनर्स फ्रॉम कोलकाता। वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया भी बहुत अच्छा जाता है इन जनरल, मतलब वहाँ के कॉलेजेस के अंदर। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी उसी के अंदर के प्रोफेसर्स हैं, एलन मुखर्जी, देन रंजन चक्रवर्ती, और उन्होंने ही ये बुक लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो रंजन चक्रवर्ती की जो बुक है बहुत ही स्लिम बुक है, ठीक है ना, और बहुत अच्छी बुक है। तो यू कैन फॉलो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम एनलाइटनमेंट ऑल द वे अप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एज शी इज सेइंग आप नॉर्मन लू बुक को यूज कर सकते हो। तो हाँ, मतलब वही कोलकाता में स्कॉलरली इवेंट्स बहुत होते थे हिस्ट्री के भी, तो हमने खुद कंडक्ट कराया था कॉलेज में। शेखर बंदोपाध्याय सर वाज आवर चीफ गेस्ट एक्चुअली उसमें, तो इसलिए वहाँ पे तो बहुत राइटर्स आर फ्रॉम वेस्ट, मॉडर्न और वर्ल्ड पे वहाँ की यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छी रिसर्च होती है, बिकॉज व्हेनेवर आई रीड एनी बुक सबसे अच्छी बुक वहीं की निकलती है, घूम फिर के व्यू पॉइंट्स के साथ में। तो मॉडर्न और वर्ल्ड पे हमारी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट दिस जादवपुर यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस फॉर दीज थिंग्स, राइट। सो देखिए सोर्सेज समझ में आ गए ब्रॉडली, एनी डाउट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ब्रॉडली यही सोर्सेज हैं। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम हर कि भाई आपकी, देखिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो नोट्स भी आपने बता दिया धीरे धीरे कि भाई आप किस तरीके से नोट्स क्रिएट कर सकते हो। आपके 3-4 साल लगे इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, तो आपने कैसे स्टेजेस में प्रिपेयर किया कि पहले आपने पढ़ाई की, आंसर राइटिंग बाद में शुरू की, आंसर राइटिंग भी शुरुआत से ही की थी, प्लीज वो आप एक बार सब जर्नी की तरह बता दीजिए, एंड हाउ इट इवेंचुअली यू कंसोलिडेटेड एवरीथिंग इन द 4th अटेम्प्ट एंड इट गेव यू प्रोबेबली द बेस्ट मार्क्स इन इंडिया टुडे। यस जी सर, तो स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो इतना श्योर था कि हिस्ट्री ऑप्शनल लेना है, और ये भी श्योर था कि लोग बोलेंगे अगर चेंज कर लो तो नहीं सुनना है। हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट है
बहुत बहुत हवा रहती है। एक तो यही कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक्स, इसका मटेरियल उसका मटेरियल। मैंने सच में जो अब जैसे मेरे को ना वेरी सरप्राइजिंगली मुझे नाम भी नहीं पता था कि रंजन चक्रवर्ती सर की इतनी फेमस बुक चल रही है वर्ल्ड इसके लिए, क्योंकि मैंने इतना सुना ही नहीं किसी की बात। मतलब आई वॉज इन माई कोकून विच कैन बी बैड समटाइम्स बट मोस्टली इट्स गुड इन दिस प्रिपरेशन। छोटे सर्कल्स होने की वजह से मुझे पता ही नहीं था आधे से ज़्यादा बुक्स के बारे में। तो जो मैं स्टार्टिंग से फॉलो करी थी आई कंटिन्यू दैट, जिससे जो मुझे पता था ग्रेजुएशन नोट से बाहर नहीं जाना है तो मैं नहीं गई। तो अपने लिए जो आप स्टार्टिंग में सेट कर लें प्रिपरेशन के दौरान, उसी से लास्ट तक स्टिक करें। अपनी जर्नी बताऊँ तो जैसे फर्स्ट प्रीलिम्स दिया 21 में, 21 के पहले नोट्स इतने रेडी नहीं थे, मॉडर्न रेडी था खाली। एंशिएंट मेडिवल और वर्ल्ड ऐसा था कि पढ़ रखा था क्योंकि कॉलेज में और बिल्कुल फ्रेश था। आई एम अ 20 ग्रेजुएट 2020, तो लगा कर लेंगे, जैसे ही खत्म होगा कर लेंगे। प्रीलिम्स नहीं हुआ, उसके बाद पूरा साल मिल गया, पर वो थोड़ा छोटा था। वी हैड आवर प्रीलिम्स इन अक्टूबर, कोविड सेकेंड वेव, और उसके बाद अगला साल का वॉज इन प्रीलिम्स इन मई। तो वापस ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो उस दौरान में आई प्रिपेयर्ड वर्ल्ड सबसे रिसेंटली किया है, उसमें मेडिवल किया था शायद, तो मॉडर्न था ऑलरेडी, उस गैप में मेडिवल करा। उसके बाद फिर लगा कि अब जो एंशेंट और वर्ल्ड बचा है इसको अब कर लेंगे। सेकंड प्रीलिम्स फिर नहीं हुआ, अब तो पूरा साल मिल गया मई टू मई, तो अब इस बार सोचा कि इस बार दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा हो गया, एंशेंट पूरा हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में एंशेंट के नोट्स पूरे हो गए, पर वर्ल्ड के नोट्स तब भी बचे थे। तो वर्ल्ड के नोट्स मैंने कब बनाए, उसके बाद फिर वापस थर्ड प्रीलिम्स दिया, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर आई स्विच टू माय बैकअप विच वाज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पूरे साल वो दिया। अब जब जनवरी आ गया तो सिर्फ एक जनवरी फरवरी का महीना बचा था जिसमें आई हैड टू स्विच बैक टू यूपीएससी। उस बीच में मैंने वर्ल्ड के नोट्स बनाए और फाइनली वर्ल्ड के नोट्स बन गए। लकीली इसी बार प्रीलिम्स हुआ, जब प्रीलिम्स हुआ तो मेरे पास पूरे नोट्स रेडी थे। आप ये मत करना, आपको एक ही अटेम्प्ट देना है, 4 नहीं देने तो इसलिए आप इतना पार्ट्स में मत करना, कोशिश करना अभी से बना लो। ऐसा लगता है ना कि 4 साल लगे नोट्स बनाने में, एक सेक्शन को 4 सेक्शन, एक सेक्शन को 1 से 1.5 महीने ही लगते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेथार्जी, अपना प्रोक्रेस्टिनेशन किया और थोड़ा सा फोकस जीएस पे किया। फिर साथ साथ मैं बैकअप कर रही थी तो वो और भी था, उन सब की वजह से भी डाइवर्जन हुआ। पर मैं यही कहूँगी कि एक सेक्शन में 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तो आपका 6 महीने में ऑप्शनल हो जाएगा। 4 सेक्शन से 6 महीने में ऑप्शनल इज़ इनफ फॉर दैट। उसके बाद सिर्फ रिवीजन ही करना है। अगर आपके 6 महीने में पूरे ऑप्शनल के नोट्स रेडी हो गए हैं और उसके बिल्कुल टॉपिक वाइज A4 शीट्स में जैसे एकदम परफेक्ट नोट्स वैसे वो रेडी हो गए हैं और एक रिवीजन हो गया है, तो उसके बाद आप उसको एक बार के लिए साइड में रखो, प्रीलिम्स करो, उसके बाद रिवाइज कर लेना, तो काफ़ी। सो ब्रॉडली एक चीज़ समझ में आई कि अपने हाथ से नोट्स बनाना क्या है, जरूरी है फॉर 2 पर्पसेस। नंबर 1, उससे आपका एक सेंस ऑफ कंप्लीशन अच्छे से आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने खुद से कर लिया है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता चल जाता है यार पूरे सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है। आपकी मेमोरी थोड़ी सी और अच्छी बन जाती है टॉपिक्स को लेके। PYQs को जब आप साथ लेके चलते हो तो और अच्छा आपका एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। तो शी डिड इट प्रोबेबली इन 2-3 years। इफ़ यू डू दिस इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर, अगर हम जैसे अभी स्टार्ट करेंगे, अगले 6 महीने के अंदर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो उसके बाद आप रिवाइज भी और अच्छे से उसको कर सकते हो। प्लीज़ आंसर राइटिंग के लिए एक बार बताइए कि मतलब हाउ यू अप्रोच द आंसर राइटिंग इन जनरल। राइट, तो आंसर राइटिंग का तो आंसर अगर आपके नोट्स बने ना, ये बात मैं शायद जीएस में बताना भूल गई, जीएस मेंस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी है। आंसर राइटिंग जिस फॉर्मेट में करनी है आपको नोट्स उसी फॉर्मेट में बनाने हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लाइक आई सेड, स्टार्ट विद अ क्रोनोलॉजी इन योर नोट्स इटसेल्फ। टॉपिक है, उसके बाद क्रोनोलॉजी, टाइम पीरियड है कि किस समय ये था, इसके पहले क्या था, इसके बाद क्या था, फिर आपका डिटेल्स है और लास्ट में व्हाट फॉलोड। आपके आंसर्स भी तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखने हैं कि सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ, फिर उसमें क्या था, अब कैसे इसे अगेन आई ओनली रिमेंबर दिस वन एग्जाम्पल, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर की बात है, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में लिखा किस समय था और ग्लोरी ऑफ मौर्यन एम्पायर ज़रा सा। देन डिक्लाइन के रीजंस अगर जैसे पूछ रहे हैं तो आपको रीजंस लिखने हैं। रीजंस के बाद उसमें हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला वो सब कुछ हो गया, बट व्हाट फॉलोड वाज कि आगे भी जैसे गुप्ता एम्पायर तक भी बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ लोग वहीं से उठा रहे थे, वहीं से फॉलो कर रहे थे, वो चीज़ लिख सकते हैं। कोई नई रिसर्च आई है उसके ऊपर लिख सकते हैं कंक्लूजन में। अगर ये चीज़ आपके नोट्स में रहेगी तो आंसर राइटिंग विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, क्योंकि आप उसको रिविजन भी उसी फॉर्मेट में कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोड्यूस भी उसी फॉर्मेट में होगा। इट बिकम्स वेरी द फ्लो बिकम्स वेरी ऑर्गेनिक दैट वे। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसको समझेंगे। क्लास में भी नोट्स बने तो हो सकता है उसको आप और शॉर्ट कर सकते हो, उसको करिएगा short। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आंसर राइटिंग। क्लास में ये सारी चीज़ सिखाई जाएंगी एंड साइड बाय साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन सारी एडवाइसेस को ना प्लीज़ रोज़ फॉलो करना है ना। टॉपर्स जो होते हैं, नाउ शी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 5 years, लास्ट 5 years ऑफ हार्ड वर्क।
Now she has clarity and she knows what has worked in the UPSC. But अभी आप लोगों के लिए क्या है कि अभी जर्नी बाकी है. The journey is still remaining. Now she is crystal clear. अभी इनसे कभी पूछा जाएगा ये बोले कि नहीं ये करना है और ये नहीं करना है. But in your case what will happen? आप अच्छी चीज़ करने जाओगे, सडनली फिर साइड से एक एडवाइस आई किसी और की ये क्या कर रहे हो यार, ये तो बुक अच्छी नहीं है ना, ये वाली बुक करनी चाहिए थी, इससे तो कभी आज तक कोई पास ही नहीं हुआ. सडनली आप फिर डगमगा जाओगे, आप दूसरे रास्ते 3-4 महीने फिर खराब कर दोगे. मुझे खुद याद है, मैं शुरुआत में मुझे प्लास्टिक टू पार्टीशन बुक का पता ही नहीं था, है ना. मैं अननेसेसरी इधर उधर की बुक्स पकड़ के बैठ गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बाद में जब वो मुझे बुक मिली तब मेरे को लगा यार ये बुक पता होती तो मेरे कम से कम 6 महीने बच जाते. सेम थिंग मैंने एल मुखर्जी की 3 वॉल्यूम पढ़ डाली. बाद में जब मेरे को रंजन चक्रवर्ती मिली मैंने कहा यार ये मिल जाती तो मेरे फिर से 4-5 महीने तो कम से कम बच जाते. सो वट एवर एडवाइस दैट शी इज गिविंग विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेज, विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, विद रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग, विद रिस्पेक्ट टू द जनरल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, प्लीज रिमेंबर इट, है ना. याद रखनी है इस चीज़ को टिल द डे यू क्लियर इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज वंस यू डू इट फिर आपकी स्ट्रेटजी भी ऐसे ही होगी, आसपास निकलोगे आप. Like I cleared in 2016, 2018, and my students have been clearing since 2019 onwards. And what I have realized कि हम सारे लोग लगभग आसपास की ही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं. थोड़ा बहुत हो सकता है सोर्स इन्होंने मान लीजिए मिडेवल में यूज़ कर लिया जेएल मेहता, मैंने भी जेएल मेहता पढ़ा लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट, बाकी वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है. लेकिन मुझे बीएल जो अपना इग्नू वाला पार्ट है वो ज़्यादा सही लगा, क्रिस्प लगा, सो मैंने वो वाला पार्ट पढ़ लिया. तो थोड़ा बहुत सोर्स लेफ्ट राइट हो सकता है, बट जो बाकी चीज़ें हैं जैसे नोट मेकिंग हो गया, कीवर्ड्स को याद रखना, अच्छे तरीके से एक पूरा PYQs के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना. सो दीज थिंग्स आर सिमिलर फॉर एवरी टॉपर. ओके, एनी अदर फाइनल एडवाइस फ्रॉम योर साइड फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल विच यू विल थिंक कि हाँ ये कम से कम जरूर कर लेना. ऑप्शनल के लिए फाइनल एडवाइस तो I would just briefly summarize all the four or five important things that I think are mandatory for optional that will constitute our do's and don'ts automatically. ठीक है. One is note making. You can't get away with note making no matter what. कोई भी कोचिंग नोट्स मिल रहे हैं, कैसे भी नोट्स हों, आपको उनको कंपाइल करके अपनी हैंडराइटिंग में खुद बनाना है, वही आपका फाइनल रिविजन मटीरियल है. दैट इज नोट मेकिंग इज वन. सेकेंड इज PYQ. PYQ आर ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल. कोई भी PYQ बुकलेट लें, ऑनलाइन मटेरियल लें, एनीथिंग योर चॉइस, बट लास्ट 25 ईयर्स के PYQ लेने. तो बिकॉज अगेन अगर क्वेश्चन वहाँ से नहीं भी आता है तो थीम्स भी रिपीट होती हैं और उनको स्टडी मटेरियल की तरह यूज़ करें, तो दैट विल बी योर बेनिफिट. सेकंड वुड बी PYQ. थर्ड वुड बी टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग. इसका रोल बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आंसर लिखने एक तो टाइम बाउंड मैनर में लिखना इंपॉर्टेंट है, दूसरा इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है. थोड़ा आसपास ही दिखा लें तो भी चलेगा. जो कि बात मैंने सुबह भी बोली थी कि हमको दूसरे के पेपर में गलती ज़्यादा दिखती है बजाय कि अपने. तो एक दो अभी आप लोग आपस में ही, आपको पता है सबका हिस्ट्री अगर है तो 3-4 करके ग्रुप्स बना लीजिए, आपस में एक दूसरे को दिखाइए. तो थर्ड वुड बी योर आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन. ये तो डूज हो गए. डोंट्स में एक दो यही कहूँगी कि अफवाह में नहीं आना है, जो कि हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन है, नंबर नहीं आते. मेरा यही था कि यार 300 अगर किसी के भी आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते, ऐसा क्या होगा 300 में. एंड बिलीव मी, नन ऑफ अस आर बॉर्न टैलेंटेड और बॉर्न टॉपर्स और एनीथिंग लाइक दैट. कोई भी ऐसा नहीं होता है. सब लोग करते करते सीखते सीखते गलतियों से सीखते हैं. हर इंसान एवरेज ही होता है, तो प्लस माइनस 19-20 का फ़र्क होता है. हर इंसान एवरेज होता है. एक कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप सब 300 ला सकते हो. तो इसलिए अपने डोंट्स में यही है कि अफवाह में मत आइएगा, दूसरों की सोर्सेज ज़्यादा मत बढ़ाइएगा. और हाँ, बस यही जो आपकी स्ट्रैटेजी जिससे आप स्टार्ट करें लास्ट तक वही रखिए. यस, आंसर राइटिंग के लिए मैं मतलब जो GS में हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं हिस्ट्री में और ऑप्शनल में करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि GS में आप क्रोनोलॉजी नहीं दो तो चलेगा, हिस्टोरियोग्राफी तो नहीं, ज़रूरत नहीं होती है. डेट्स फैक्ट्स नहीं दो, जैसे प्लेसेस, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस एग्जैक्ट चीज़ को लोकेट करके नहीं बताया, उस समय की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन नहीं बताई, चलेगा. यहाँ देना पड़ेगा तो स्पेसिफिक हो जाता है, थोड़ा स्कॉलरली आंसर लगना चाहिए कि आप देखो मोटे मोटे चीज़ें हैं. पहला, सोर्सेज हम नॉर्मली जनरल स्टडीज़ में मेंशन नहीं करते, तो आप सोर्सेज जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है. नंबर 2, किसी स्कॉलर का ओपिनियन है तो वो जरूर लिख दीजिए, वो एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है. थर्ड, थोड़ा सा मान लीजिए किसी भी चीज़ के ऊपर आपको मैप, डायग्राम, चार्ट वगैरह आता है, अगर ऑप्शन में आप बना सकते हो, इट्स वेरी वेरी यूजफुल. दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 4, एक बेटा क्या होता है कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं GS में और ऑप्शन उनमें ही डिफरेंस है ऑटोमेटिकली. कुछ ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते ही नहीं है GS के अंदर जो कि
ऑप्शनल के अंदर आते हैं। तो वहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन अर्बनाइजेशन के ऊपर ही आ गया कि ठीक है कि अर्बनाइजेशन होने के लिए कौन से फैक्टर्स का ज़्यादा रोल होता है, पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अब आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा उसको बैठ के कि हाँ फर्स्ट अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ या थर्ड में क्या हुआ, किस तरीके से। तो वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं आपके ऑप्शनल के अंदर। जीएस में क्या होता है, सीधे सीधे आप फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हो। तो ये 3-4 चीज़ें अगर हम ठीक से कर लें तो भाई ऑटोमेटिकली आपकी आंसर राइटिंग दोनों की अच्छी हो जाती है। एक चीज़ और, यही जो सर ने बोली, आई वुड री एम्फसाइज दैट, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे भूल गई स्टार्टिंग में। सब अपने कॉपी में एकदम स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा स्टार बना के लिख लीजिए। जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमने कहा ना कि मैंने बार बार मैं कह रही हूँ क्रोनोलॉजी, डेट्स, ये उसके साथ साथ बड़ा बड़ा स्टार बना के लिख दीजिए सोर्सेज। आंसर में सोर्सेज लिखने, आई हैव नो आइडिया हाउ आई फॉरगॉट दैट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हमको सोर्सेज भी लिखने हैं, डेट्स के साथ किसके सोर्सेज क्या थे, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर या आपके आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, जो भी सोर्सेज हैं वो भी अगर आपके नोट्स की बिगनिंग में रहेंगे, आंसर में, इंट्रोडक्शन में आएंगे। सो प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट दैट, इट्स वेरी हर मार्क्स इन पेपर 1 रिफ्लेक्ट्स दैट शी हैज मेंशनड वेरी वेल लेवल ऑफ पेपर 1 में। पेपर 2 में तो इतनी कोई बात नहीं है। पेपर 2 में क्या है, वहां भी शी इज यूजिंग द सोर्सेज बट शी इज कोटिंग द people, contemporary personality. That is historiography. Yes, that is also a part of historiography. तो वो आप पेपर 2 में वो यूटिलाइज करो, contemporary comments, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ पे जॉन सुलिवन क्या बोलते हैं, ये ना, आवर सिस्टम एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज। हम सारी अच्छी चीज कहाँ से लेते हैं, है ना, गैंगेज से लेके जाते हैं और कहाँ पे जाके छोड़ते हैं सारी की सारी चीजें, लंदन में थेम्स के पास, थेम्स रिवर पे। तो अब ये जो कमेंट है, दिस एक्सप्लेन्स व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो एक ने लिखा सिर्फ स्टैटिक डेफिनेशन, एक ने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दिया, है ना। एक इंसान नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है, एक तरफ से शशि थरूर बोल रहे हैं ठीक है। तो वो एक जब भी पोएटिक एक्सप्रेशन आता है ना किसी भी चीज़ के अंदर, रस आ जाता है, तो मज़ा आता है पढ़ने में। इवेल्युएटर भी 10 कॉपी चेक किया, सिर्फ में ड्रेन ऑफ वेल्थ की स्टेटमेंट लिख के छोड़ दी, उन्होंने साथ में बताया जॉन सुलिवन क्या बोल रहे हैं, आरसी दत्त ने क्या बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें फिर आपके आंसर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती हैं। और देखो इंसान होता है इमोशनल, बेचारा अगर हिस्ट्री का प्रोफेसर चेक कर रहा है, उसको भाव चाहिए है ना, कि भाई हिस्ट्री की लैंग्वेज ही नहीं आ रही आपके आंसर राइटिंग के अंदर। तो ये आंसर राइटिंग में जैसे ये 3-4 चीज़ें आएंगी, ये जो 300 प्लस का जो एक बॉक्स है ना, ये तभी खुलता है जब ये सारी चीज़ें आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 के अंदर एंटर कर जाती हैं, राइट। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना, बिकॉज हमने भी, जैसे हमारे से पहले भी टॉपर्स थे, 2013-14 में भी जो टॉपर्स थे, दे गिव एडवाइसेस टू अस, वी लर्न फ्रॉम देम, देन वी क्लियर द एग्जामिनेशन, हमने अगली जनरेशन को दिए। क्योंकि यहाँ जनरेशन 25 साल की नहीं होती, यहाँ जनरेशन 3-4 साल की होती है ना, क्योंकि अटेम्प्ट ही उतने मिलते हैं, है ना। 3-4-5 साल की जनरेशन होती है सिविल सर्विसेज के अंदर, हमने नेक्स्ट जनरेशन को दिए। नाउ शी इज़ गिविंग द सेम काइंड ऑफ एडवाइसेस। तो एक चीज़ है कि जैसे यूनिवर्स में कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं और कुछ चीज़ें चेंजें हैं, तो भाई कुछ चीज़ जो कांस्टेंट है उनको जरूर फॉलो करिएगा। दैट्स वेरी वेरी रेलिवेंट। प्लीज एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, माइक पास प्लीज। मैम मेरा भी ग्रेजुएशन जादवपुर से ही है, तो वहाँ हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं ज़्यादा पेजेस लिखने में, क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है और 4-5 सोर्सेस वहाँ के टीचर्स हमें बोलते हैं लिखने के लिए। सोर्सेज नहीं लिखते तो मार्क्स देते नहीं थे, इस वजह से मिनिमम 6-7 पेजेस का मिनिमम आंसर होता था एक क्वेश्चन पे। तो उस चीज़ को कैसे कंसोलिडेट करें, क्योंकि वो यहाँ भी मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पता बहुत कुछ होता है और हमें वो आदत हो गई है एक्सप्रेस करने की। अगर हम 2 पेज में आंसर लिख देते तो वहाँ आता नहीं था, मैम बोलते थे कि और सोर्सेस और उसको एक्सप्लेन भी करो, ये हैबिचुएट हो गया था। हाँ, होता है। तो मैम वो चीज़ आप कह रहे हो ना, जैसे हर आंसर में हमारे पास बहुत हिस्टोरियोग्राफी होती है, वो कम करते तो टाइम से आएगा, करते करते आएगा। आपको टेस्ट दो, आप अपने आप समझ में आएगा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लिख दें, कम इंपॉर्टेंट को छोड़ दें। वो टेस्ट देते देते हो जाएगा डेवलप। दैट प्रॉब्लम वाज देयर विद मी टू। तो वो होते होते ही होगा, मतलब प्रैक्टिस, टेस्ट दीजिए, मिनी टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टू मेक इट क्लियर। जैसे वाले आपसे पूछा एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आपको पता है पॉलिटिकल फैक्टर है, सोशल, इकोनॉमिक, या जितने भी रिलीजियस, ये सारे फैक्टर्स हैं। हर फैक्टर के साथ में एक ही हिस्टोरियन को मेंशन करो एट द मैक्स। अदरवाइज क्या होगा, आप हिस्टोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन पाएगा आंसर का। आप पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, फिर हिस्टोग्राफी को उसके अंदर इंक्लूड करिए। तो यही जैसा आप बोल रहे हैं ना कि जीएस में और ऑप्शनल में क्या डिफरेंस होता है। जीएस में हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, ऑप्शनल में स्ट्रक्चर के साथ में कंटेंट भी ऐड करते हैं। जैसे मैं बच्चों क्लास में ये एग्जांपल दूं, भाई हिस्टोग्राफी ना नमक की तरह होता है। जब कोई भी सब्जी बनाते हो सिर्फ नमक तो नहीं खिलाओगे, आप
है ना, पहले आप सारी चीज़ें डालोगे, लास्ट में नमक डालोगे कि ऊपर उसको दिखाने के लिए कि हाँ जी इसमें आर्ग्यूमेंट है, स्वाद अब बढ़िया आ गया। नहीं डालोगे तो भी बुरा लगेगा। तो इसीलिए हिस्टोग्राफी को हमेशा सेकेंडरी लेवल पे ट्रीट करना है इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। आप उसको फर्स्ट कभी मत ट्रीट करना, ये सबसे बड़ी भूल होती है। आई नो मेनी स्टूडेंट्स लाइक सिंस 2019 देयर वाज अ पर्सन, ही अगेन केम फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उन्होंने आके मुझे अपनी कॉपी दिखाई, मैंने कॉपी देखी, क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते थे, हिस्टोग्राफी लिखना चालू कर देते थे। तो आप हमेशा पहले किसको एड्रेस करेंगे? क्वेश्चन को। स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, फिर उसके अंदर हिस्टोग्राफी लेके आइए। जैसे कि सर कोई एक पॉइंट लिखा, उसके बाद हिस्टोरियन का नाम या फिर एक सोर्स लिख देंगे, ऐसा बस पॉइंट बस वाइज। उतना ही, हाँ, That's it. that's it. वहीं पे क्योंकि वहाँ- एंड करना है। अदरवाइज बेटा देखो दिक्कत क्या आएगी कि आप बहुत सारी चीजें लिखोगे और यहाँ पे रूल्ड शीट होती हैं, 2 पेज 3 पेज आपको दिए होते हैं पर क्वेश्चन। तो आप जब तक कंक्लूजन करने जाएंगे तो इसका कंक्लूजन अगले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ना बन जाए बस। ठीक है हाँ, ना? नहीं ट्रू, वो वो चीज होता बिल्कुल है। नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे हमारी आदत, आपका जेयू था, मेरा आई वाज फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, तो हमारे भी ऐसे ही होते थे। हमारे जैसे नॉर्मल पेपर 3 घंटे का होता है कोई भी दुनिया का, कैलकाटा यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम्स 4 घंटे के होते थे। तो वैसे अपने आप में ही इतना सुन के इतना टायरिंग है, 4 घंटे तक लिखना है, तो बहुत पेजेस लिखते थे। अब वहाँ इसको शॉर्टन हो जाएगा समय के साथ साथ। और मैम मैप्स कितना इंपॉर्टेंट होता है? मैप्स जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो बनाना पड़ेगा। जैसे वो भी श्रुति मैम की एक कॉपी में भक्ति मूवमेंट में उन्होंने सेंट्स कहाँ के फेमस थे, वो ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो बहुत एनरिच हो गया उससे। एक मैप बनाया और जहाँ के भक्ति सेंट्स थे वहाँ पे पिन पॉइंट करके बाहर निकाल के उनके नाम लिख दिए। आप तो सीख लो। जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो बनाना है। देखो इंडिया का मैप तो सबसे आसान है, आप सीख लो, जिस दिन मौका आएगा बना दो। जीएस में भी बहुत काम आता है। मुझे याद है देयर वाज वन अटेम्प्ट जहाँ पर केव्स के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने क्या किया, जल्दी से बनाया केव्स इन वेस्टर्न इंडिया, सिर्फ केव्स इन वेस्टर्न इंडिया, सिर्फ महाराष्ट्र का एग्जांपल दिया, बाकी दिया ही नहीं। तो लर्न टू मेक माइक्रो मैप्स, उससे टाइम कम जाता है, स्पेसिफिक आंसर लगता है। सपोज संगम एज पे क्वेश्चन आ गया, तो संगम एज पे पूरे इंडिया का मैप मत बनाओ, है ना, साउथ का उसमें बना के सिर्फ दिखा दिया। साउथ का बना दिया और जल्दी से दिखा दिया भाई चोलास, चेराज और पांड्यास का एरिया कौन कौन सा है, कौन सा उनके पोर्ट है, कौन से उनके पॉलिटिकल सेंटर है, दैट्स इट। तो इसीलिए माइक्रो डायग्राम्स पे जरूर जाओ। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे एरिया से क्वेश्चन आता है, अफ्रीका का मैप अगर बनाना चाहिए, मुझे आज भी याद है क्वेश्चन आया था 2018 में, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका। मैंने बनाया मैप और मैंने कम से कम 10 कंट्रीज के अंदर बता दे क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। अब उतना आप चाहकर भी पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, यू ट्राई। हर कंट्री के अंदर मैंने बता दिया, हाँ भाई नाइजीरिया में, वो तो आईआर से भी कोई उठा लिया था मैंने कंटेंट, है ना, कि नाइजीरिया में बोको हराम ट्राइब है तो टेररिज्म की दिक्कत चल रही है। यूपीएससी भी प्रीलिम्स में बार बार पूछता है ना, आज हर कोई याद करता है आजकल कि कहाँ पे फेमाइन चल रहा है, कहाँ पे क्या फूड स्कार्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी चीज़ें मैंने अफ्रीका वाले मैप बना के डाल दी, सडनली पेपर 2 में हाईएस्ट स्कोर आ गया उस सर। सो यूपीएससी में जब रिवॉर्ड किया जाता है तो दिल खोल के रिवॉर्ड किया जाता है, वो 300 नंबर आते हैं फिर सीधा। तो आप प्लीज़ इनोवेशन पे ध्यान दीजिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसी भी बच्चे को, जैसे ऑनलाइन भी जो बच्चे देख रहे हैं, अगर 270 से 300 पार जाना है तो उनमें से एक परफेक्शन का पार्ट ये भी है। सर ज़रूरत है वहाँ। सर जब हम आंसर लिखते हैं तो वो काफ़ी जनरलाइज हो जाता है। जब हम स्टार्टिंग में या फिर जब किसी टॉपिक को हमने पढ़ लिया और खुद से लिखने जब बैठते हैं तो बहुत जनरलाइज हो जाता है वो। और ये 4-5 बार लिखने के बाद भी कुछ जनरल पॉइंट्स रिपीट तो होंगे। तो सर उनमें स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐड करते रहेंगे क्या? उसके वजह से अगर ज़्यादा टफ इंग्लिश अगर लिख दिया तो कुछ इफेक्ट होगा क्या सर? प्लीज़ आप आंसर करिए। टर्मिनोलॉजी ऐड, देखिए वही बात है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ अर्ली मिडिवल इंडिया, उसमें आप बेसिक लिखें और कहीं पे आप अर्बन डिके जैसे शब्द यूज़ करें, सेकंड अर्बनाइजेशन जैसे शब्द यूज़ करें, सेकंड नहीं वो थर्ड हो गया था उस समय तक, तो वो अर्बनाइजेशन जैसे वर्ड यूज़ करें, या फिर मॉनेटरी अनेमिया जैसे वर्ड यूज़ करें, जैसे हर्ष एम्पायर के बाद मॉनेटरी अनेमिया। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही मेडिवल में जैसे मिलिट्री स्टेट, वॉर स्टेट, विजयनगर एम्पायर के लिए हमेशा वॉर स्टेट वर्ड यूज़ करते हैं, कभी कभी मतलब डिबेटेबल है, पर ये सब वर्ड्स है जो कि हिस्टोरियंस ने यूज़ किए हैं और फेमसली कॉमन है, उनको करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत रिच इन वोकेबलरी आंसर रहे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं अल्टीमेटली, कि यहाँ पे आपका इंग्लिश ऑप्शनल थोड़ी है, मतलब लिटरेचर ऑप्शनल थोड़ी, हिस्ट्री ऑप्शनल है। सो जो हिस्ट्री में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उनको मेरे ख्याल से करना चाहिए, वो आपको आ जाएंगे। जो हमने बुक्स बताई अभी इतनी सारी, उन सब बुक्स में वो वर्ड्स 100% रहेंगे, आपको और कहीं नहीं जाना है मेरी उसके एक लिए। छोटी सी एडवाइस और है, देखो हिस्ट्री इज अ समेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, कुछ इकोनॉमी के आएंगे, कुछ सोसाइटी से आएंगे, कुछ रिलीजन से आएंगे। तो जब आप बाकी जीएस पढ़ रहे हो ना,
तो उसके वर्ड्स को रट लो. सपोज कास्ट सिस्टम के बारे में लिख रहे हो, ठीक है ना, तो स्ट्रेटिफिकेशन इज अ वेरी गुड वर्ड. अब वो आप सोसाइटी में भी पढ़ते हो, ठीक है ना, तो वर्ड थोड़े से यूज करो जो थोड़े से एक अच्छे लेवल के वोकैबुलरी हो. तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब आप जीएस करो तो वर्ड वहां से यूज करके हिस्ट्री ऑप्शन में भी अप्लाई करो. मान लीजिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी में पूछा है कि भाई कॉइन से किस टाइप की मॉनेटरी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मॉनेटरी हिस्ट्री के अंदर ये 10-12 कीवर्ड होते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे वॉल्यूम क्या थी, डिमांड एंड सप्लाई कितनी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो कीवर्ड्स आप वहाँ भी यूटिलाइज कर सकते हो. सो टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड से बहुत फायदा होता है आंसर राइटिंग के अंदर. बट एज शी इज सेइंग ये धीरे धीरे करके बन जाएगा, जैसे बन जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा. जैसे आर्किटेक्चर पे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अब आर्किटेक्चर के ऊपर आपके पास कुछ 8-10 तो पॉइंट होने चाहिए ना, कि कीवर्ड्स वगैरह होने चाहिए ना. जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ के ही नहीं जाते, फिर लिखते हैं वेरी गुड आर्किटेक्चर, वेरी नाइस आर्किटेक्चर, द ये सब बेस्ट मत करिएगा. आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड, आई कांट इवन राइट इन वर्ड्स. यार थोड़ा तो मतलब कुछ तो लिखो. ये पूछा था सर, जनरलाइज वाला हो जाता है. एग्जैक्टली, इसलिए देखो मैंने 10 वर्ड रटे हुए थे आर्किटेक्चर में. इंट्रिकेट कार्विंग्स, अब देख के लगता है अरे वाह क्या होता है इंट्रिकेट कार्विंग, मुझे भी नहीं पता आज तक क्या होता है. तो मैंने आर्किटेक्चर के 10 वर्ड रट लिए, पेंटिंग के ऊपर 10 वर्ड रट लिए, नेचुरलिज्म, ऐसे ऐसे करके. जब आप मान लीजिए जैसे जैसे मैं तो चाहता हूँ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, ज़्यादा महारथी बनने की जरूरत ना हो, लेकिन मान लीजिए अगर 2-3-4 अटेम्प्ट लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सिलेबस को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ चुके होते हो. तो बाय द टाइम यू लर्न दीज कीवर्ड्स टॉपिक स्पेसिफिक. और उसका सबसे बड़ा फायदा पता कब मिलेगा, जब कोई एग्जामिनर किसी और की कॉपी चेक कर रहा है और आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आपकी कॉपी में पॉइंट्स लाइन से लगे हुए हैं, उनकी कॉपी में ढूंढना पड़ रहा है अरे भाई क्या लिखा है कचरा. तो टॉपर की कॉपी और एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी में ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है, बिकॉज सबके पास टाइम कम है. आप मुझे आज अपनी कॉपी दोगे ना, और जैसे आपसे फर्स्ट वाला तो फिर भी बच जाएगा बिकॉज उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है उससे पहले, सेकंड वाला बिल्कुल नहीं बचेगा. सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाला जो बच्चा होता है वो स्टैंडर्ड बन जाता है, थर्ड के लिए पहले 2 है ना, फोर्थ के लिए पहले 3. तो इसीलिए वहां पर कीवर्ड्स का रोल सबसे ज्यादा आपके लिए बन जाएगा. ठीक है सर, वन लास्ट सर, जैसे कि अगर भक्ति के ऊपर क्वेश्चन आया तो क्या हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब पॉइंट वाइज, कि जैसे कि उस समय कौन पॉलिटिकल फैक्टर था, कौन से किंग्स के रूल में ये भक्ति मूवमेंट इमर्ज हुआ, ऐसा, या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कहाँ से इवॉल्व हुआ, इस तरह से करें, या सिर्फ भक्ति मूवमेंट को लेके पर्सपेक्टिव में फोकस करके लिखे. डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है. जैसे कि अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट तो आप दें. अगर पूछा था अब व्हाट वाज भक्ति मूवमेंट तो कभी नहीं पूछेंगे. अगर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भक्ति, फॉर एग्जांपल भक्ति मूवमेंट क्वेश्चन मार्क सेकंड, तो पहले आप भक्ति मूवमेंट को, उसमें ज़रूरी नहीं है लिखना क्या था भक्ति मूवमेंट, इंपॉर्टेंट सेंट्स, टाइम पीरियड, एक आध किताबें, वो सब लिखें, फिर सेकंड क्वेश्चन एड्रेस. सिर्फ ये क्वेश्चन तो कभी नहीं रहेगा व्हाट इज भक्ति मूवमेंट. इफ दिस विल बी द क्वेश्चन देयर विल बी अ फॉलो अप सेकंड क्वेश्चन. और अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल एटमॉस्फेयर दिया है फिर तो आपको नाम लिखना है जो भी पूछा है. मतलब हर आंसर में इंक्लूड नहीं करना है पॉलिटिकल, सोशियोनॉमिक, कल्चरल, जब पूछा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना है. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. आपके ही मैं क्वेश्चन को रीट्रेट करके बताता हूँ. एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ चिश्ती एंड सुहरावर्दी टुवर्ड्स स्टेट. अब इसमें डायरेक्टली पूछ लिया ना, तो इसमें आप कह सकते हो सीधा कि भाई विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इंडिया के अंदर जो है भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों स्टार्ट हो गए, राइट. या सूफीज्म बाहर से हमने इंपोर्ट किया और भक्ति साइड बाय साइड यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया. तो वो आप लिख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. लेकिन इसमें फिर स्पेसिफिक लिखना ही पड़ेगा कि चिश्ती का क्या एटीट्यूड था, सोहरावर्दी का क्या एटीट्यूड था. तो कई बार क्या होता है ओवर एक्सप्लेनेशन से भी बचना चाहिए पेपर के अंदर. देयर इज अ कंसेप्ट नोन एज ब्रेविटी, कि जो चीज़ कम शब्दों में कह सको उसको कम शब्दों में ही कहो. ज़्यादा कहने के चक्कर में क्या होता है ओवर एम्फेसाइज कर दो बहुत चीज़ों पे और आउटकम नहीं निकलता. जैसे सपोज से एक वर्ड्स हैं, जैसे शेखर बंदोपाध्याय पढ़ोगे कीवर्ड्स याद आएंगे, क्लासिकल, कॉलोनियल, रिलेशनशिप. अब ये वर्ड्स बहुत, ये 3 वर्ड्स बहुत हैं ये समझाने के लिए कि इंडिया बिकेम एन एग्रेरियन काइंड ऑफ एन इकोनॉमी एंड ब्रिटिश बिकेम एन मैन्युफैक्चर इकोनॉमी, बिकॉज दिस इज क्लासिकल, कॉलोनियल, रिलेशनशिप. तो ऐसे कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना शुरू करो जिसमें कि 3 वर्ड के अंदर जो बाकी बच्चे हो सकता है 4 लाइन में समझाए, आपने 3 वर्ड के अंदर उसको समझा दिया. सो दीज थिंग्स डू अफेक्ट योर आंसर राइटिंग. तो ये आप धीरे धीरे इनको इनग्रेन करना एंड आई थिंक यू विल रीच टू द सक्सेस जस्ट लाइक हर. आई होप यू विल ऑल्सो गेट अ वेरी गुड रैंक. थैंक यू सर. एनी अदर क्वेश्चन? कॉलेज का और ये दोनों मतलब कैसे मैनेज कर लूँ? आपका बीटेक फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी? नहीं, फाइनल ईयर. बीटेक फाइनल ईयर. तो अभी तो अगर टाइम मिल रहा है दिन में 1-2 घंटे तो 1-2 टॉपिक्स ही उठाएं
मतलब जो सिलेबस से एक टॉपिक उठा रहे हैं उसकी बुक उठा रहे हैं, जितना हो रहा है उतना करें। जब आपका बीटेक खत्म हो जाएगा, फुल फ्लेजेड जब तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर उसको दिन में 3-4 घंटे दे करके टॉपिक वाइज ही बनाना है। मतलब कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करना है, इसका तो बस यही है कि जब कॉलेज की पढ़ाई ऐसे हो जाए कम पढ़ाई में, तो उसको थोड़ा सा वो करे, मतलब उसमें अच्छे नंबर लाने हैं। आई वोंट डिनाई दैट, क्योंकि मेरी तरह कई साल लग जाते हैं लोगों को और वो कॉलेज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसलिए कॉलेज की पढ़ाई को तो अच्छे से करना ही है, पर जैसे एग्जाम आ रहा है तो कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे दें। बाकी हर दिन 2-3 घंटे ऑप्शनल को दे सकते हैं तो दे दीजिए, तो उससे नोट साथ साथ रेडी होते रहेंगे। वैसे इंजीनियर ज़्यादा पढ़ाई करते नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली मतलब नहीं, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हम लोग तो यार ज़्यादा पढ़ते ही नहीं थे इंजीनियरिंग के टाइम पे, है ना। तो अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग के भी, देन इट्स अ बिग डिलेमा। मेरे लिए तो डिलेमा था ही नहीं है ना, कि जो करना है वही करो। वहाँ तो हमें पता था हमारा क्या होने वाला था। नहीं, अब जैसे हम कॉलेज में बहुत पढ़ते थे, सच में बहुत पढ़ते थे, सीयू में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। तो हम तो यही करते थे कि बाकी टाइम जितना, मतलब मैंने खुद भी नोट्स को थोड़ा टाइम दिया था, तो दिन में 2-3 घंटे जितने मिल जाए, कॉलेज खत्म। अब हम तो डेली कॉलेज भी जाते थे, बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं जाते हैं। तो हमारे बहुत स्ट्रिक्ट था लोरेटो कॉलेज, तो हम डेली कॉलेज भी जाते थे। कॉलेज से आने के बाद 1-2 घंटे अपना ये 2-3-4 घंटे बना लिए। पूरे 4-5 महीने हो सकता है कुछ कॉलेज का पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसके बाद फिर 1-2 महीने पढ़ लिया। एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले फिर कॉलेज पे ही फुल फोकस किया। तो मैंने तो पूरा मिक्स करके किया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेली आप टाइम दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे पा रहे हैं तो वही 2-3 घंटे से शुरुआत करें, वैसे ही होगा स्टार्ट। 6 to 7 आवर्स डेली में जीएस और ऑप्शनल को दे सकते कॉलेज के अलावा? कॉलेज के हाँ, तो मतलब आपका इंजीनियरिंग जैसे ही है जैसा होता है। मैंने बोला अगर था ना आपको कि ग्रेजुएशन में इतना टाइम मिल रहा इंजीनियर्स है को तो ज़्यादा डिलेमा आना नहीं चाहिए यार। पेपर से 3 दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हो, पहले है ना। और फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो 6-7 घंटे। ऑटोमेटिकली, मतलब इट डिपेंड्स, लाइक इन हर केस शी वाज स्टूडियस एंड शी एंजॉयड दैट प्रोसेस। हम बहुत लोग ऐसे भी थे, जैसे मैं इंजीनियरिंग में चला गया क्योंकि साइंस मैथ में नंबर आए थे 12th में, उसके बाद समझ में आई दिस इज नॉट फॉर मी। वो तो बाद में पता चलता है ना कि भाई हाँ, मतलब करने के बाद की क्या है। तो 3rd ईयर तक मुझे समझ में आ गया था ये करना ही नहीं है, तो कितने भी मार्क्स पास कर देना। दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हाँ, तो पास तो होना है, इसलिए कॉलेज। हाँ, उतना तो मिनिमम करो। अरे मेरे तो प्रोफेसर मुझसे परेशान हो गए थे। मेरी 6% अटेंडेंस थी एक सेमेस्टर में। हाँ, तो मैं 2-3 टीचर के पास गया, बढ़ा दो। फिर बेटा कितना बड़ा है कितना बड़ा है कि तुम पास हो सकते हो। उनके और उन्होंने कहा बेटा देखो, तुम्हें जो भी करना लाइफ में तुम कर लेना, अभी हताश मत हो। दैट वाज अ वेरी गुड एडवाइस कि मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग में आ गए, आपको वो नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम पास ही कर लो, नहीं तो एक इमीडिएट डिसीजन ले कुछ और कर लो। तो इट्स बेटर टू मैनेज बोथ। सो इफ यू थिंक दैट यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन इंजीनियरिंग, देन यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। इफ यू नो कि वो तो बस हो गई, कट गई, देन देयर इज अ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। इन माय केस इट वाज द सेकंड कि बस कट रही है किसी तरीके से। तो अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर सिचुएशन, आप ले लीजिए। एंड इफ यू आर एबल टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, दैट्स गुड इनफ। दैट्स गुड। अगर 6-7 आप जीएस ऑप्शनल सबको मिला करके दे रहे हो, तो 6-7 इन जनरल निकाल रहे हो टाइम, गिव 3 आवर्स टू ऑप्शनल। इनिशियली 4 भी दे सकते हैं, 3-4 आवर्स टू ऑप्शनल दीजिए, नोट्स बनाइए। जब प्रीलिम्स पास आ जाएगा फिर ऑप्शनल छोड़ दीजिएगा थोड़े 4-5 महीने के लिए। हाँ, वही तो मैं करता हूँ। मतलब 1 ईयर के 10 मंथ को मतलब इसके फिर 2 मंथ के लिए जैसे सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक आ जाता है, तो फिर इसकी एग्जाम की मतलब यूपीएससी का रिड्यूस कर देता हूँ और कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा कर बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स परफेक्ट, दैट्स द वे टू डू इट। ठीक है, चलिए एनीबॉडी एल्स? Ma'am, when did you started for answer writing, like completing the whole book or syllabus, or या फिर topic wise? टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं, उस पीवाईक्यू भी क्या टॉपिक वाइज अरेंज होते हैं ऐसे तो जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है उसके पीवाईक्यू देखें, सबके देख लें, चाहे तो आंसर्स भी देख लें। ऐसा नहीं कि कोई मतलब हमको कोई टेस्ट देना है घर पे, आंसर्स भी देख लें। आंसर देखने के बाद उनको लिखें कि वो चीज़ जो आपने वहाँ पढ़ी वो आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस होगी तो ठीक है। कब स्टार्ट किया था आई डोंट इवन रिमेंबर, पर ऑप्शनल के बेसिक नोट्स बन गए थे तो कर दिया था। मतलब ऑप्शनल महीने बाद तो स्टार्ट कर दिया था। फिर ऐसा था कि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कुछ टाइम नहीं किया, लाइटली लिया। और फुल टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाए थे। फुल टेस्ट अभी प्री क्लियर होने के बाद फुल लेंथ लगाए, पर मैं आंसर राइटिंग का नैग था मुझे। अगर आपका बैकग्राउंड अगेन हिस्ट्री का नहीं है, हिस्ट्री है तो फिर आपको ठीक है, फिर भी हिस्ट्री का नहीं है जैसे साइंस वगैरह का, तो आप लोग तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा रखिए। महीने में 1 आध बार फुल लेंथ भी लगा लें।
क्योंकि मैं देख चुका था अपनी परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में कि हम कहते हैं ना कि इंजीनियर्स आर ऑब्जेक्टिव, हमें आंसर मत लिखवाओ, वो सब ऑब्जेक्टिव में भी फेल हो रहे थे। तो इट्स बेटर कि जहाँ खड़े हो पहले दिन से क्लैरिटी रखो कि करियर बार बार चेंज नहीं हो सकते लाइफ के अंदर। सो आई वुड सजेस्ट कि चाहे आपका बैकग्राउंड है चाहे नहीं है, स्टार्टिंग से अगर शुरू करोगे तो उसका बेनिफिट 100% मिलने वाला है। टाइम नहीं मिला तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मेरे केस में लास्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत बिजी हो गई थी बैकअप में, तो नहीं मिला था। लेकिन स्टार्टिंग में, और देखिए जैसे फुल लेंथ आप नहीं लिख रहे हैं तो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मिनी टेस्ट दे रहे हैं, हर दिन के हर दिन नहीं, चलो हफ्ते के भी 2-3-4 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो एक कंटिन्यूएशन बना रहता है, तो वो लिखते रहें, लिखना छोड़े नहीं। ठीक है, एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? सब आंसर हो गए? मेरा टेलीग्राम चैनल इज स्मॉल में, आई जस्ट इस पे लिख लीजिए। आई राइट इट हियर। हाँ, अब ठीक है। कोई बात नहीं सर, दिख रहा है ना, AVDHIJAGUPTA 43 टेलीग्राम आईडी। हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछो कोई ना, फिर दैट देन शी आल्सो हैज अदर एंगेजमेंट्स। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम? Okay, that is actually the most asked question in interview, मतलब Yes. panels में पूछा था। तो Avdija is name of goddess Lakshmi actually, so it literally means born from the ocean. So referring to Samudra Manthan story where Lakshmi ji was one of the Ratnas from the ocean. So it is name of goddess Lakshmi. Okay. चलिए फिर आज के लिए आई होप ऑल ऑफ यू लर्नड अ लॉट, ओके, एंड वी थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड गाइडिंग ऑल ऑफ यू। एंड इवेंचुअली जितने भी छोटी छोटी, देखो टू बिगिन ऑप्शनल आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है। आई होप आप सब लोगों को एक ब्रॉड स्ट्रेटजी मिल गई है। फाइनल स्ट्रेटजी आप धीरे धीरे अपने लेवल पे प्लीज़ बनाते रहिए। ऑल ऑफ यू आर कैपेबल। शी ऑल्सो वर्कड हार्ड फॉर 3 to 4 years एंड इवन शी ट्रस्टेड हर इंस्टिंक्ट्स, शी ट्रस्टेड हर बैकग्राउंड की मैंने भाई जो हिस्ट्री पढ़ी है उसी को ऑप्शनल लूँगा, और उसी के बेसिस पे आगे सिलेक्शन भी लिया। सो थैंक यू ऑल, है ना, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। All the very best to all of you. Hopefully you won't take these many attempts. You will clear it as soon as possible. Just be ready with your optional and be very, very confident. ठीक है? Be very confident of your own strategy. All the best. Have faith in yourself, है ना, that's the most important thing in the end. Thank you so much. Thank you.